बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि आपने पॉजिटिव सोच के साथ अपने दिन का आगाज़ करना है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके इर्द गिर्द सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। आपकी जो मोटिवेशन है वो कायम रहती है पूरे दिन को काम करने में। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सुहेरा तारिक मौजूद हैं जो कि रिपोर्टर हैं रोही टीवी की। इनसे अब आज बात करेंगे कि तालीमी इदारों में कुछ बोर्ड के रिज़ल्ट्स का अनाउंस हुए हैं, उस हवाले से तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन लिया गया है कि तालीमी इदारों में ड्रग फ्री सोसाइटीज़ कायम की जाएंगी। बच्चों को ज़रा समझाया जाएगा कि ड्रग से आपने दूर रहना है, किस तरह ये बुरी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाएंगी एक बहुत छोटे लेवल से। तो इस हवाले से भी इन डिटेल बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुहेरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मुझे पहले ये बताएं कि पिछले प्रोग्राम में हमने बड़ा डिटेल आपके साथ डिस्कस किया था कि आपकी रूटीन बहुत अच्छी है। आप बहुत एक्टिवली आप जो है वो दिन का आगाज़ करती हैं। कुछ बेहतरी आई है उसमें या अभी भी वही रूटीन है? थोड़ी सी बेहतरी आई है और वो बेहतरी ऑफिस वालों की तरफ से ही आई है। मेरा टाइम थोड़ा सा पीछे हो गया और मुझे और जल्दी उठना पड़ रहा है। उस दिन जो मैंने बात की थी शायद वो सुन ली गई है। लेकिन मॉर्निंग पर्सन मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन बीच में मैंने ट्राई किया था कि अच्छी रूटीन इंसान को अडॉप्ट करनी चाहिए। अच्छी रूटीन से सुबह उठना ही है? नहीं, अच्छा खाना भी है, नींद भी पूरी करना है, रात को जल्दी सोना भी है, एक्सरसाइज करना भी है, डिफरेंट चीज़ें उसमें आती हैं अच्छी रूटीन में। अच्छा, लास्ट शो में ना आपका जो डाइट आपने बताई थी वो बहुत ज़्यादा वायरल चली गई है। वो ज़रा हम चाहेंगे कि दोबारा नाज़रीन को हमारे समझाए। वो इतनी उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे इतना जोर था आपका। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें सिर्फ कैफीन ही थी। उसमें अच्छा तो कुछ भी नहीं था हमा। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं कि जो चाय लवर होते हैं और कुछ होते हैं चाय एडिक्ट, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं चाय एडिक्ट, Which is not a good thing to be an addict of something. बिल्कुल भी नहीं है अच्छी चीज़। चाय पीना वैसे बुरी बात नहीं है, आप चाय फर्स्ट चीज़ ना लें। और मैं भी ऐसे नहीं करती। मैं कम से कम जब सुबह उठती हूँ तो 2 से 3 ग्लास पानी पहले पीती हूँ मैं, लाजमी। फिर उसके बाद जो है मैं चाय बनाती हूँ। बना ले एक अच्छी सी रूटीन बना ले जो कैमरे पे अच्छी आएगी। पानी पीना चाहिए, अच्छा, नाश्ता करना चाहिए। फॉलो ना कर ले कोई। नहीं ना, वो आप जरूर बनाएं कि कौन सी चीज अच्छी लगेगी। पहले आपने पिछले प्रोग्राम में कहा उठते ही मैं चाय पीती हूँ, आज आपने कहा यार नहीं, आज अच्छा होना चाहिए कुछ। अब मैं सुबह यही सोच रही थी, मैंने कहा मुझसे यही सवाल ना कर ले जब मैं चाय पी रही थी कि रूटीन क्या होती है, तो फिर वही हो जाएगा ना। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको बना के बोलूँ, फेक बोलूँ कि मैं ये खाती हूँ ये पीती हूँ, तो मैं नहीं खाती। हाँ, लेकिन यह है कि अभी हम लोग ऑफिस में भी कोलीग्स डिस्कस कर रहे थे कि जब हम जॉब में होते हैं हमारी एक हेक्टिक रूटीन होती है, हम घर से बाहर होते हैं और फील्ड में भी जाना होता है, ऑफिस में भी रहना होता है, तो आपको मजबूरन बाहर से ही खाना पड़ता है। तो उसका अल्टरनेट ये है कि आप फ्रूट्स खा लें। तो एक एप्पल जो है वो मेरा ख्याल है आप अगर एक एप्पल खा लेते हैं सुबह में बड़े अच्छे साइज़ का, तो वो आपकी दोपहर 1-2 बजे तक आपकी भूख को कंट्रोल कर लेता है। बीच में मैंने बहुत अच्छी रूटीन अडॉप्ट की थी, एक्सरसाइज भी करती थी, योगा भी करती थी, जिम भी करती थी। तो उसमें भी सुबह खाने वाली मेरी आदत ऐसी थी, लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ जो थी वो मैं एप्पल ले लेती थी और दोपहर में खाना खा लेती थी। अब मेरी जस्ट एक ही रूटीन है, शाम में जाके खाना खाना है। अच्छा, आपको एक टाइम पे खाना खाना, अपने आप को फिट रखना है। अच्छा, फिट रखने के लिए नहीं, वेट गेन ना हो जाए मेरा। ये अब मैं आपको बताती हूँ सुहेरा, आप कोशिश कर रही हैं कि किस तरह बैक ट्रैक किया जाए, एक अच्छी सी रूटीन बताई जाए कैमरे पे कि मैं एक अच्छी रूटीन भी फॉलो करती हूँ। मेरी कोई गंदी रूटीन नहीं है। अच्छा, आपकी क्या रूटीन है मॉर्निंग की? मैं सुबह उठता हूँ तकरीबन 5-5:30 बजे। मैं घर में अपना नमाज़ पढ़ने के बाद, थोड़ी लेट हो जाती है लेकिन नमाज़ पढ़ के फ़ौरन अगर कज़ा भी हो जाए तो उसके बाद मैं एक्सरसाइज करता हूँ। थोड़ा बहुत पुशअप्स वगैरह लगा लिए, घर में मेरे बार है, पर अभी तो मैं आउट ऑफ शेप हूँ। लेकिन फिर जैसे डाइट पे फोकस करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अभी मॉर्निंग शो भी कर रहा हूँ, आखिर क्यों भी मुझे करना होता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो जिम मेंटेन नहीं हो रहा। तो घर में जितनी एक्सरसाइज होती है उसके बाद लाइट सा ब्रेकफास्ट, एक सैंडविच बनवा लेता हूँ, उसके साथ एक हाफ कप ऑफ कॉफ़ी, फिर मैं ऑफिस आ जाता हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है, आपकी मॉर्निंग तब अच्छी होती है जब आपकी पिछली रात अच्छी हो। यानी कि अगर आप रात को जंक खा रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, तो मॉर्निंग तो अच्छी हो ही नहीं सकती। तो सुबह आपकी तभी अच्छी होगी जब आप मतलब जल्दी खाना खा लें रात का, जैसे
8-9 बजे, 8 बजे आइडियल मेरे ख्याल से रूटीन ये है आइडियल कि 8 आप बजे है। तकरीबन अपना लंच ले लें 3, साढ़े 3, 4 बजे, उसके बाद 6, साढ़े 6, 7 बजे तक, 8 बजे तक ना अपना आप डिनर ले लें, उसके बिल्कुल बाद ऐसे ही कुछ है। भी ना खाएं। वो आपका फूड डाइजेस्ट हो ये जाता जो है और रात आपको को नींद भी बहुत अच्छी ऑर्डर्स आती आ है। रहे होते हैं ना बाहर से, वो बहुत सबसे बुरी बहुत चीज़ है, खराब होते हैं। और अभी खा मैं के फिर हम आपको सो बताऊं, जाते हैं। अब घर में डांट भी बड़ी पड़ती है इस चीज़ पे। सारे घर वाले अभी सो जाते हैं और लास्ट बेल रिंग करती है बात 1 बजे, अच्छा, मैंने उनको कहा हुआ है कि आपने बेल तो बजानी नहीं है ऊपर ना, बालकनी कॉल से करनी पैसे है, दे देंगे और ऊपर आ जाए चीज़ें। कॉल करनी है। अभी परसों की बात है, हम लोग मूवी लगाई हुई थी और जब बंदा कुछ नेटफ्लिक्स पे या कुछ देख पता रहा ही हो नहीं तो चलता। भूख लगती है बहुत, तो वो राइडर ने दरवाज़ा बजा दिया और मेरे अब्बू ने खोला। फिर हम लोगों की शामत आई है, उसने सोचा अच्छा ठीक है अब जो है ना अच्छी रूटीन होगी, लेकिन अच्छी रूटीन के चक्कर में वही कह रही हूँ ना, जब आप रात देर से सोते हैं, आप स्ट्रेस में होते हैं, बिल्कुल। तो फिर आप गलत खाते भी हैं, आप टाइम का भी ख्याल नहीं करते। अगर आप रात को अच्छा सोएंगे तो सुबह ऑटोमेटिकली आपकी आंख खुल जाएगी। आप ज़बरदस्ती अगर सोए रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जल्दी आंख आपकी खुल जाती है। तो मुझे भी यही चाहिए और बाकी लोगों को भी यही चाहिए कि अच्छी रूटीन जो है वो हो आपकी, तो आपका फूड अच्छा हो, माइंड अच्छा हो, तो आप काम अच्छा करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कि ड्रग फ्री सोसाइटी और अवेयरनेस के हवाले से कुछ कैंपेन चलाई जाएंगी स्कूल्स में भी। मुझे ज़रा बताइएगा कि ये किस लेवल के बच्चों से स्टार्ट की जा रही है, कॉलेजेस में भी होगी ये कैंपेन? ठीक है। ड्रग फ्री सोसाइटी या ड्रग फ्री पाकिस्तान बनाने के हवाले से हिदायत ये हैं कि जो हमारी स्पेशली यूथ है वो डिफरेंट ड्रग्स का शिकार है। एक सर्वे हुआ है इस्लामाबाद में और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किया गया है और उसमें जो हमारी एलीट क्लास है उनको चेक किया गया है और उस रिपोर्ट के मुताबिक आप देखें 55% जो हमारी एलीट क्लास की यूथ है वो ड्रग यूज़ कर रही है। एलीट क्लास को जरा डिफाइन करें, कौन से स्कूल्स को चेक किया गया है, कौन से कॉलेजेस को चेक? इस्लामाबाद की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब हम नाम ले लें तो वो नहीं, नाम नहीं मैं लेने की बात कर रहा, जो हमारे जो बड़ी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको चेक किया गया यूनिवर्सिटीज़ है। में, मैं स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं, यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है जहाँ पर यूथ की एज 18, 20, 25 और इससे आगे होती है। ये जो होती है तो आप देखिए 55%, बहुत बड़ी कितनी बड़ी तादाद है और वो वाली ड्रग यूज़ कर रहे हैं जो जिनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अब ड्रग्स में भी सिगरेट, मैं वो यही पूछना चाह रहा था कि कुछ सिगरेट में मिला के पी जाती हैं, कुछ ड्रग्स जो होती हैं, आइस है, नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है, पिल्स हैं। तो जैसे हम देख रहे होते हैं ना, पहले तो था सोशल मीडिया पे आ रहा होता है कि अच्छा प्रोपेगेंडा है, इतने लोग तो नहीं ड्रग यूज़ कर रहे, हाँ कोई किसी को बैड कंपनी मिल गई है तो वो यूज़ कर रहा है, नहीं, बहुत बड़ी तादाद यूज़ कर रही है। अच्छा, उसकी जो रिसेंटली मैंने एक सेमिनार अटेंड किया, उसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स मौजूद थी, स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन वो मौजूद थे। तो रिपोर्ट जो बताई गई है उसके मुताबिक जो रीज़न्स हैं वो बड़ी नॉर्मल सी रीज़न्स हैं। उसकी रीज़न्स क्या हैं? स्टूडेंट्स, बच्चे हॉस्टलाइज होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ क्यूरियोसिटी में चेक करने के लिए कि अगर कोई 2-4 लड़के या दोस्त या कूल बनने के लिए। अच्छा, इसमें सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी बहुत ज़्यादा कूल बनने के लिए अगर 4-5 बच्चे नहीं कर रहे, मैं कैसे क्यों पीछे रह जाऊं? वो बच्चे जो ज़रा कूल हैं, हम लोग में भी होता था, वो वाला ग्रुप बहुत अच्छा है, मैंने उनमें दोस्ती करनी है, उनमें ज़रा किस तरह बैठ जाऊं। कूल और अच्छा लगने की जो एक फेक चीज़ें बनाई हुई है ना कि इस तरह करने से नहीं, ऐसे नहीं होता। के लिए हम लोग जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जरा अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, उस पर कूल लगने के लिए इस तरह इंडल्ज हो जाते हैं लाइफ में बेशक आप अंदर से कूल ना भी हो, सिर्फ सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए ज़बरदस्ती, तो वो आप अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। यही हाल यहाँ पर हो रहा है और सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, मुल्तान में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। आप देखें कि मैं जो बीट करती हूँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, उसमें पूरे मुल्तान में बल्कि पूरे जनूबी पंजाब में एक ही गवर्नमेंट का एक ही इदारा है जो ड्रग रिहेबिलिटेशन पे काम कर रहा है। हर दूसरे दिन एक फ़ोन कॉल आ रही होती है कि हमारा एडमिशन करवा दें हमारे बच्चे का वहाँ पे। ये हाल है, आप देखें। वहाँ पर एडमिशन भी सिर्फ उस सूरत में मिलता है अगर आप ख़ुद राज़ी हैं, अगर जो पेशेंट है वो खुद राज़ी है कि मैंने इलाज करवाना है, और ये बहुत रेयर होता है। बिल्कुल, कभी भी नहीं चाहता कि उसका इलाज हो। नहीं होगी एक पेशेंट बहुत में, कम, तो तब तक आप तो छोड़ भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक अलग चीज़ हो जाएगी। हम बात कर रहे थे कि ड्रग फ्री यूथ, उसमें क्या इकदाम किए जा रहे हैं। उसमें पहले तो रीजंस तलाश की गई हैं। एक रीज़न ये हो गई कि बैड कंपनी है, क्यूरोसिटी है, और पेरेंट्स जो हैं वो ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि हमारे बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वो एक होता है ना कि सोसाइटी में नाम बनाने के लिए या पैसे कमाने की जो एक रेस लगी हुई है,
जस्ट पेरेंट्स उसमें हैं, स्पेशली लेट क्लास, हमेशा ये कह देते हैं औरों का बच्चा खराब होगा, मेरा बच्चा तो ये कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता, एक्सेप्ट ही नहीं ना करना अपने बच्चे को, बल्कि वो एक लफ्ज़ टर्म यूज़ होती है शय देना, वो किया जाता है। तो अब उन स्टूडेंट्स को ड्रग से वापस लाना ये एक अलग चीज़ है, और बाकी स्टूडेंट्स, बाकी जो हमारी यूथ है, अभी कॉलेजेस लेवल पे ड्रग फ्री कैंपेन स्टार्ट की गई है, फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे होगी, जिसमें गवर्नमेंट के जो तमाम इदारे हैं, जिसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, हायर एजुकेशन है, उनके ऑफिसर्स जा के स्टूडेंट्स को इस हवाले से आगाह करेंगे कि स्टूडेंट्स को बताया जाए कि वो क्या होता है, इसका इशू क्या होता है, या इसका नुकसान क्या होता है ना, बेसिकली अवेयरनेस कैंपेन्स हैं या कुछ स्ट्रिंजेंट इसके सख्त इकदाम भी कुछ किए जा रहे हैं, जैसे कोई फोर्स कायम कर दी गई हो, कोई बच्चा अगर जिसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये भी कुछ आता है ना कि जो ड्रग पेडलर्स होते हैं उनके साथ बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ उसकी मनशियात की फ़रोग के लिए भी, तो उस हवाले से भी कुछ किया जा रहा है या अभी सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन? नहीं, इस हवाले से तो कुछ नहीं हो रहा, और वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि फोर्स ऑलरेडी मौजूद है। मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हम आयरोज़ देख रहे होते हैं, कवानीन बने हुए हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। उन पर चूँकि अमल दरामद नहीं होता, उनके भी पीछे बैक सपोर्ट होती है। अगर कोई मंशियात फरोश, कोई गिरोह पकड़ा गया है जो स्पेशली बच्चों को भी इस चीज़ में ला रहे हैं, तो वो कुछ दिनों की उनकी कैद होती है, सज़ा होती है, फिर बाद में रिहाई हो जाती है, ज़मानत हो जाती है। तो ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा है। जो ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं उन पर अगर अमल दरामद करवाया जाए, उनको प्रॉपर तौर पर फॉलो करवाया जाए, तो फिर ये हो सकता है कि, क्योंकि देखिए ना, आप सिगरेट भी जब एक लेते हैं तो उसके पीछे क्या लिखा होता है कि तंबाकू मुज़रे सेहत है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर एक चीज़ लिखी हुई है कि चीज़ गलत है, तो बेचने वाला भी गलत है, बनाने वाला भी गलत है, और पीने वाला भी गलत है। तो तीनों के खिलाफ कम से कम जो सिगरेट पी रहा है उनको सिगरेट पीने दें, तो बाकी लत से तो बचा हुआ है वो। अच्छा चलिए, मैं एक मिसाल दे रही हूँ ना कि सिगरेट चलिए वो उस तरह से नशे में काउंट नहीं होती है, वो एक अलग चीज़ है, स्मोकिंग एक अलग चीज़ है, लीगल थिंग। हाँ, मैं वो एक वैसे एक मिसाल आपको दे रही हूँ कि हार्म्स पता होते हैं हमें भी, अगर मैं भी कोई चीज़ यूज़ कर रही हूँ, मुद्रे से है सबसे ज़्यादा, कि मैं चाय की अगर बात करूँ ना, तो वो हमें पता है कि चीज़ एक गलत है, लेकिन हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, हमारी एक आदत बन जाती है, और उस आदत को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक पेशेंट खुद नहीं चाहेगा, अपनी रजामंदी उसकी नहीं होगी कि मैंने इलाज करवाना है, तो पेरेंट्स चाहे जितना भी चाहें, उसका इलाज वहाँ पे नहीं हो सकता, एडमिशन वहाँ पे नहीं हो सकता। फिर उसका अंजाम क्या होता है, वहाँ पर फ़ौरन ही जाके उसकी ड्रग्स जो है ना वो उससे छीनी नहीं जाती, थोड़ी मिकदार कम की जाती है, और जब वो इस हद तक कम हो जाती है कि उसकी वो डिमांड पूरी नहीं हो रही होती, तो वहाँ पर फिर वो तैश में आ जाते हैं, वायलेशन करते हैं, तो फिर मजबूरन उनको इदारे से भेजना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। और ये अवेयरनेस लोगों को नहीं है, उनको लगता है कि इदारा बन गया है तो बस इनको बांध के हमारे जो बच्चे हैं इनको किसी भी तरह बस इनसे ड्रग्स छुड़वा दें, तो वो 3 महीने नहीं भी पिएगा वहाँ पे, जब वहाँ से बाहर चला जाएगा फिर वो वही चीज़ करेगा। हमने बात की कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की, पहले होता था जो बच्चे हैं वो इसमें इंडल्ज नहीं करते थे, इसकी आप कह रहे थे कुछ रीजंस आइडेंटिफाई हुई हैं, जिसमें पेरेंट्स का कुछ फुकदान है, स्टूडेंट्स की कुछ कंपनी से, इसके अलावा और कौन सी मेजर रीजंस क्या नज़र आती हैं यूथ में, कि इसके अलावा क्या है, आपकी भी बीट है इस हवाले से, तो आप क्या देखती हैं ग्राउंड पे? मेरे ख्याल से जो मेजर रीज़न है वो ये है कि बुरी सोहबत कैसे होती है कि आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, 4 लोगों का ग्रुप बना है, अगर 4 लड़के कुछ फॉर एग्जांपल आइस ही पी रहे हैं, उसका नशा कर रहे हैं, तो एक उनका दोस्त बन गया है, वो नहीं भी। यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन, इस वक्त को एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ड्रग्स के हवाले से किस तरह की कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, हुकूमत पंजाब जो है वो इस हवाले से क्या काम कर रही है, ख़ास तौर पर तालीमी इदारों में क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जी सुहेरा, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद जो अभी रिसेंटली रिजल्ट अनाउंस हुआ है हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि रीज़न्स क्या हैं। जनरली हमारे भी यहाँ पर तालीमी इदारे हैं और वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं, पूरे साउथ पंजाब से ही आते हैं, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान से आते हैं। तो मेन रीज़न जो मुझे लगती है वो ये होती है कि जब आप 4-5 लोगों से दोस्त बन जाते हैं और आपने कभी किसी ड्रग को हाथ नहीं लगाया, लेकिन जब आप उनके साथ बैठे हुए, आपकी एक कंपनी बन गई है,
तो ना चाहते हुए भी आप वो चीज़ को टेस्ट कर लेंगे। कोई क्यूरोसिटी होती है, अच्छा क्या होगा, या कोई फोर्स कर रहा होता है दोस्त। कभी कभी ये भी होता है कि वो आपकी रैगिंग शुरू कर देते हैं कि तुम मतलब कुछ टैग्स दे देते हैं कि आप, तो फिर वो जो स्टूडेंट होता है वो करता है ना चाहते हुए भी, और फिर वो उसी रास्ते पे चल पड़ता कहा है। जाता है ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जिस तरह के लोगों में आप उठोगे बैठोगे उस तरह का असर आप पे लाजमी होना शुरू हो बिल्कुल, जाएगा। आप सही कह रहे हैं। लेकिन अच्छा, मैंने ये मुहावरा मैं भी इस पे यकीन रखती थी, लेकिन अब नहीं रखती मैं इस पे यकीन कि अब मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ, आप अगर 50 बुरे लोगों में भी बैठे हैं, आप अंदर से ठीक हैं, तो आप नहीं बनेंगे। और लोगों को कहेंगे ये गलत है, मैं ठीक हूँ। सुहेरा इसी पे चलती है नाज़रीन, मैं आपको ऑफिस में बता दूँ, सुहेरा एक कोने में बैठी होती हैं और वहीं पर अपना जो है वो काम कर रही होती हैं, बाकी दुनिया इधर उधर हो जाए। सुहेरा हर किसी ये मतलब नहीं है मैं कह रही हूँ कि बाकियों से मेरी मतलब, या मैं उनको बुरा नहीं कह रही, हर कोई अपने अपने उसमें अच्छा है, लेकिन मैं अपने एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद करती हूँ। क्योंकि जब आप अपना एनवायरनमेंट देखते हैं कि क्या यहाँ से मुझे आगे जाना चाहिए, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा आप ट्राई करते हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं ये मेरा वो नहीं है, तो फिर आप, मेरा ख्याल है कि साइड पे रहना ही बेहतर होता है। और मैं तो इस बात पे यकीन रखती हूँ कि ऑफिस अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप जस्ट एज अ काम के लिए आएँ, दोस्तियाँ आपने करनी है आप बाहर करें। बिल्कुल ऐसे कि ही दफ्तर में जब आप दोस्ती करते हैं, ऑफिस में जब आप दोस्ती करते हैं, तो वो it's a फिर workplace, यहाँ आपके पर काम पे करें, भी घर अफेक्ट जाएं। करता है। और जो आपकी हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, मैंने ये फील किया है कि उनको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, तो बिल्कुल अपने आपका काम करें, इफेक्ट होता उसी पे रहें। अच्छा सुहेरा, रिजल्ट अनाउंस किया गया है इस दफ़ा, सिर्फ 2% इंक्रीज़ हुआ है पिछली दफ़ा की शरह से कि बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। एक आम तासुर ये है कि हमारे टाइम पे जी, आप भी पास आउट हुई थी, एफएससी की थी, मैंने भी, हम लोगों के टाइम पे 80% मार्क्स लेना, 75% मार्क्स लेना बहुत बड़ी बात होती थी। अब तो बच्चे 98, 97% मार्क्स ले रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी हेडलाइन क्यों बन गई कि सिर्फ 2% ही इंक्रीज़ हुआ है जो है वो पिछले साल के मुकाबले में? नहीं, आपने क्वेश्चन ये किया है कि मार्क्स ज़्यादा भी आ रहे हैं और ये तासुर तो ये है ना कि हम लोगों के बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और, स्टैट्स कुछ और बता रहे हैं। सवाल मेरा मकसद पूछने का ये, इस बार जो पास रेशो है ओवरऑल वो है 57.8 समथिंग, ठीक है, 57.8 समथिंग, यानी 43% तकरीबन फेल हो गए हैं। अच्छा, उसमें रीज़न क्या है कि, और ये मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर जो रिज़ल्ट था वो 55% तकरीबन था समथिंग, तो 2% ही इंक्रीज़ हुआ है सिर्फ, 60 भी क्रॉस नहीं किया है ना, आप देखें। लेकिन दूसरा सवाल भी आपका वैलिड है कि अब तो मेरिट इतना हाई हो गया है, 98, 99%, 99 तो नहीं, खैर 95% के करीब मोस्टली नंबर्स आ जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि मार्किंग लीनियंट हो चुकी है। हमारे टाइम पे तो नेगेटिव मार्किंग भी होती थी, और हमें पता होता था कि मैं सवाल गलत लिख के आई हूँ, मुझे इसके नंबर कटने ही हैं। बिल्कुल। अब बच्चों को पता भी होना गलत लिख के आए हैं, लेकिन नंबर आ जाते हैं फिर भी, क्योंकि बोर्ड की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि पेपर चेक करने वाले की स्किल्स क्या हैं। बस एक होता है कि जब मार्किंग के हवाले से ड्यूटीज़ लगानी होती हैं, तो गवर्नमेंट के जो इदारे बने हुए हैं, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के, उनको हिदायत की जाती हैं कि आप अपने टीचर्स का डाटा भेजें जो कि ख्वाहिशमंद हैं कि वो पेपर चेक करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी मामूली सी फ़ीस होती है, कोई ज़्यादा फ़ीस भी नहीं होती। तो जो एक बहुत बड़ा बोझ या बर्डन लेना, उससे अपने आप को दूर रखते हैं मोस्टली जो टीचर्स हैं। और फिर बीच में ये भी हो गया था कि अगर मैट्रिक का पेपर है तो वो जो चेक करने वाला होगा वो 9th क्लास का टीचर होगा, एक साल पीछे। हाँ वही ना, तो फिर ये किस तरह, इस तरह की चीज़ें, ये हमारे सिस्टम का इतना बड़ा ड्रॉबैक है जो कि मेरा ख्याल है इसको फ़ौरन ठीक होना चाहिए। तालीम के जो मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम पूरा ओवरहॉल कर रहे हैं, हम पूरा सिस्टम चेंज कर रहे हैं, खास तौर पर चेकिंग के हवाले से पूरा सिस्टम चेंज। उन्होंने सिर्फ अपनी स्पीच की हद तक जो है ना दावे किए हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ है। एक नोटिफिकेशन जो उन्होंने दावे किए अभी रिसेंटली उनका था कि रीचेकिंग जो है, रीकाउंटिंग, उसको चेंज किया जाएगा। तफसीलन बात भी की थी इस पे। इसको महीने से ऊपर हो गया, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, और जब अथॉरिटीज़ के पास कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा तो वो उस पर अमल कैसे करेंगे? हमारे यहाँ तो नोटिफिकेशन के ऊपर अमल नहीं होते। तो रीज़न यही है कि कोई स्पेशलिस्ट, फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स का पेपर है तो वो मैथ का स्पेशलिस्ट टीचर ही चेक करे, बिल्कुल उसको पता हो कि इस बच्चे को इतने मार्क्स मिलने हैं या नहीं मिलने। जहाँ मार्क्स देने हैं वहाँ बहुत ज़्यादा दे देने हैं,
और जहाँ नहीं देने वहाँ पर अगर स्टूडेंट ने अपने तौर पे कोई एग्जांपल कोट किया और वो ठीक भी है तो उसको वो गलत कर देते हैं। बिल्कुल, जो रट्टाफिकेशन है, रट्टा जिसने मारा हुआ है वो अगर लिखा हुआ है, अब तो सफ़े रट्टा भरे हुए सिस्टम हैं। काफ़ी हद तक कम हुआ है क्योंकि 25% कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है। ओके। 25% कॉन्सेप्चुअल हिस्सा इसका होता है। मतलब क्या 25% कंसेप्चुअल हाँ, पेपर मैं का? आपको बताती हूँ। 75% पेपर बिल्कुल वो होगा एज इट इज़ जो बुक में सवाल लिखा हुआ है। अच्छा, एक्सरसाइज में से। बिल्कुल वही होगा। अब जो 25% है वो रट्टा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हुआ था आज से 2 साल पहले कि चेक किया जाए कि बच्चों को अगर सवाल हम घुमा फिरा के दे दें, किसी और एग्जाम्पल के तौर पे दे दें, तो क्या वो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं हैं। और अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर जो पेपर हुए थे उसमें बहुत बुरी तरह बच्चे फेल हुए थे। अभी आप ये फर्स्ट ईयर का देख लें, 55% रिजल्ट था। इससे पहले जो था वो 60 समथिंग था जब कॉन्सेप्चुअल पेपर्स नहीं थे, और बाकी हमारे मैट्रिक और सेकेंड ईयर का भी यही हाल है। तो एक ये रीज़न है बहुत बड़ी। दूसरी रीज़न ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट इदारों का रिज़ल्ट बहुत बुरा आता है और जो स्टूडेंट्स प्राइवेट तौर पे पढ़ रहे होते हैं उनका रिज़ल्ट बहुत बुरा आता है, जिसकी वजह से ओवरऑल रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट होता है। अगर आप प्री मेडिकल ग्रुप का देखें रिज़ल्ट तो वो 78% है, प्री इंजीनियरिंग का फिर 69% है, कुछ इस तरह से। और फिर जो आर्ट सब्जेक्ट हैं जो सबसे इजी होते हैं उसका रिज़ल्ट बहुत बुरा है। ये अच्छा, इसकी ग्राउंड आ रही आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को तो ओवरऑल करने की जब बात करते हैं, हमारे जो तालीम के मिनिस्टर हैं, आप इस बीट को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर करती हैं एजुकेशन को। पॉइंट्स कुछ बता दें कि अगर यहाँ पर काम हो जाए तो हमारा जो रिजल्ट भी बेहतर हो जाएगा और तालीम के अंदर हमें नुमायाँ जो हैं वो चेंजेस नज़र आएंगी। बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स में ज़रा बताइए। अच्छा, सबसे पहला तो यही है कि आप ये देखें कि जिस इदारे का रिज़ल्ट बहुत बुरा आ रहा है और मुसलसल 3-4 सालों से बुरा ही आता जा रहा है, उनका एक डाटा मुरतब किया जाए। बिल्कुल, ठीक है। और वहाँ पर ये देखा जाए कि जो टीचर्स हैं उनकी क्या डिग्रीज़ हैं, उनकी स्किल्स क्या हैं, क्या वो बच्चों को नॉलेज दे भी पा रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं, या उन टीचर्स के भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। आप इवन कि ये देखें सीईओ एजुकेशन तक इस बात को मानने को तैयार नहीं होते, ऑन दी रिकॉर्ड तो कभी तैयार नहीं होते कि हमारा रिज़ल्ट बुरा आया। अगर आप उनके सामने ये पेपर भी ले जाएंगे कि ये देखें तो वो उसको भी डिनाई करेंगे कि हमारे पास फंड्स नहीं है। भाई फंड्स किस लिए नहीं है? वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं है। टीचर्स के लिए फंड्स की आपको क्या ज़रूरत है? उनकी तो ऑलरेडी हायरिंग हुई हुई है। और हाज़िरियों के हवाले से बायोमेट्रिक हाज़िरियाँ अगर होंगी, अभी भी वो रजिस्टर के ऊपर हाज़िरी होती है, कोई टीचर आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, कोई परवाह नहीं है। मेन चीज़ ये है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। बहुत से इदारों में प्रिंसिपल जो हैं वो एडिशनल चार्ज के ऊपर हैं और वो इदारे में तवज्जो नहीं देते। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर प्राइवेट का रिज़ल्ट तो अच्छा आ रहा है तो गवर्नमेंट इदारों को उनके साथ कम्पीट करना चाहिए कि अगर उनका फॉर एग्ज़ाम्पल 78% रिज़ल्ट जो है ओवरऑल वो प्राइवेट इदारों ने दिया है तो एटलीस्ट 70% तो देना। अच्छा, अभी आपने बात की कि चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। इसी के साथ एक और बहुत बड़ा मसला भी है ना कि हमारे यहाँ पर टीचर्स की कमी है गवर्नमेंट सेक्टर में। सीटीआई और एसटीआईज़ को हायर किया जा रहा है, बजाय इसके कि आप रैशनलाइजेशन तो करते हैं लेकिन जहाँ पर टीचर्स की कमी है वहाँ पर मुस्तकिल बुनियादों पर टीचर्स को हायर करने की ज़रूरत है। टीचर्स तो है ही नहीं ना। हमने हमेशा डिस्कस किया है कि टीचर्स एक ही सब्जेक्ट का टीचर 3-3 क्लासेस ले रहा है, उसके ऊपर इतना बर्डन है कि वो एक भी क्लास को अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स की जो ग्रूमिंग है वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मार्क्स सब कुछ नहीं होते, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अब तो आप देखें जो हमारी आईटी की फील्ड है उसमें एफएससी पास जो इंटर और मैट्रिक वाले भी हमारे, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो 6 डिजिट्स में अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो उन्होंने, उनको बोर्ड के रिजल्ट से क्या परवाह है। ये चीज़ें हैं जहाँ पे आप सिर्फ एक रेस में लग जाएंगे कि सिर्फ हमने स्पेसिफिक बच्चे जो हमें पता चल गया इंटेलिजेंट हैं, सिर्फ इनके ऊपर फोकस करना है। और मोस्टली इदारों में अभी वो स्टीरियोटाइप चीज़ चल रही है कि, और सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगती है पर्सनली कि हमने इंटेलिजेंट बच्चों का सेक्शन अलग कर दिया। बिल्कुल, आपने पहले दिन से ही बाइफिकेशन जब कर दी तो उस बच्चे को सबकॉन्शियस में बैठ गई कि मैं इतना पढ़ने वाला नहीं है। गवर्नमेंट इदारों में ज़्यादा होता है कि जी वो बड़ा उससे बता रहे होते हैं कि हमने, तो फिर जो बाकी बच्चे इंटेलिजेंट हैं और उनको इंटेलिजेंट नहीं तो आप कहने वाले नहीं होते ना, तो उसमें भी एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके ऊपर आपको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बल्कि उल्टा होता है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं कि सिर्फ वही जो है वो पढ़ें और पोजीशन। नाज़रीन, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि एजुकेशन के हवाले से क्या क्या इकदाम करने की ज़रूरत है। सुहेरा हमें इन डिटेल बता रही थी कि इस वक्त ओवरहॉल करने की ज़रूरत है, कम्प्लीटली चेंज करने की ज़रूरत है। तो हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे काम करने की ज़रूरत है। सुहेरा, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। जो हम कह रहे थे कि गवर्नमेंट सेक्टर को कंप्लीट, जो सेक्शंस की हम बात कर रहे थे, जिस तरह सेक्शन को डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स के ऊपर। वो उस तरह पढ़ नहीं सकते। इस तरह की बहुत सारी रीज़न्स हैं। प्रैक्टिकल लैब्स नहीं हैं हमारे पास ना। आप देखें, कहा जाता है कंप्यूटर का दौर है, एआई का दौर है, और बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि मैं जब प्रोग्राम करने भी जाती हूँ तो मेरा हर स्टूडेंट से एक सवाल होता है कि आप ये देखें कि आपने करना क्या है आगे जाके। और अगर मैं आपको एक रफ़ डाटा भी बताऊं कि मैं हफ्ते में 80 लोगों से बात करती हूँ। सुहेरा, आज क्योंकि वर्ल्ड एनर्जी सेविंग डे मनाया जा रहा है, इस हवाले से हमारे साथ डॉक्टर कामरान भट्टी मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के एनएफसी मुल्तान में। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम सर। सर, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, इस डे के हवाले से ज़रा हमें बताइएगा कि वर्ल्ड एनर्जी सेविंग डे मनाने की अहमियत क्या है, किस हवाले से मनाया जाता है, और ज़रा ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में लाइन लॉसेस होती हैं, एनर्जी का बहुत ज़या होता है, तो इस हवाले से पाकिस्तान में क्या किया जा रहा है? जी, तो ओवरऑल देखेंगे, वर्ल्ड एनर्जी सेविंग डे जो है वो इसलिए मनाया जाता है कि इस वक्त जो हमारी इस प्लेनेट को सबसे बड़ा खतरा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का है। जी। और ग्लोबल वार्मिंग की एक रीजन जो है वो हमारी फ्यूल कंजप्शन और एनर्जी कंजप्शन के अंदर होने वाले लॉसेस हैं। इस वक्त जो हम जितनी भी एनर्जी पैदा करने की कोशिश करते हैं उसकी एफिशिएंसी 30 से 40% है। यानी अगर हमने जितना फ्यूल यूज किया है 100 लीटर का, तो उससे आउटपुट जो है वो हम ले रहे हैं 30 या 40 लीटर के बराबर। ओके। बाकी हम सब जाया कर रहे हैं। तो इस वजह से जब दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर चीज महंगी क्यों हो रही है, कि हम उसको जाया बहुत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम जो हमारे बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो भी हम उसमें ख्याल नहीं रखते कि हम ऐसी बिल्डिंग बनाए जिसके अंदर कूलिंग या हीटिंग की जरूरत कम पड़े, रोशनी की जरूरत दिन के टाइम कम पड़े। तो अगर हम इस तरीके के घर बनाएंगे तो उससे हम काफी एनर्जी सेव कर सकते हैं। अच्छा। पाकिस्तान का तो प्रॉब्लम और ज्यादा हाई हो जाता है कि जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे एनर्जी लॉसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर वर्ल्ड। जी। बाकी दुनिया में 5% तक लाइन लॉसेस होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के, हमारे यहाँ 15 से 20% है। 15 से 20%। तो उसकी वजह से जो है हम बहुत ज्यादा जो है हमें बिजली महंगी पड़ती है, और वो लाइन लॉसेस अल्टीमेटली जो हम आप आम आदमी है हमें उसका बिल पे करना पड़ता है। सर, इसको बेहतर किस तरह तो किया जा सकता है? ये जो हमारे लाइन लॉसेस होते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान की एनर्जी ट्रांसमिशन में भी। इसको एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे, किस तरह बेहतर किया जा सकता है? जी, इसके बेहतर करने का सिर्फ यही तरीका है कि हमने पिछले 25-30 साल से या 50 साल से अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की। ओके। हमने पावर प्लांट तो लगा लिए हैं, लेटेस्ट थर्मल पावर प्लांट लग रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहे हैं, और अब जो है लोगों ने जो गवर्नमेंट की स्कीम आई है सोलर की कि अपने घरों में लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन नेटवर्क वही पुराना है, बिल्कुल। ट्रांसफार्मर पुराने हैं, लाइनें पुरानी हैं। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, जिसकी वजह से ये लॉसेस ज्यादा है, और इसकी वजह से जो है हमारा सिस्टम स्टेबल भी नहीं है। आए रोज हमारे जो इंसिडेंट होते हैं फेलियर के वो भी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी दुनिया के। अच्छा तो सर। इसलिए हमें जो है वो चाहिए कि जी। हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर इन्वेस्ट करे, और अगर वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहती तो प्राइवेट, जिस तरह आपने पावर हाउसेस लगाए हैं, इसी तरीके से ये प्राइवेट कंपनीज को दिया जा सकता है। अच्छा सर,
कहा जाता है कि प्राइवेटाइज अगर कर दिया जाएगा ये जो हमारे डिस्कोज हैं तो उससे कुछ बेहतरी आएगी इसमें। आपको लगता है कि प्राइवेटाइजेशन के अमल से ये कुछ बेहतर हो जाएंगे और या गवर्नमेंट को ही इसके अंदर ओवरहॉल करने की ज़रूरत है? और ज़रा टेक्निकलिटीज़ को ज़रा समझाइएगा कि किस तरह जो है वो एनर्जी ट्रांसमिशन में लॉसेज होते हैं। जी, एनर्जी ट्रांसमिशन में लॉसेस इसलिए होते हैं कि आप देखें, एक तो नेचुरल हम कहते हैं ज़रूरत होती है कि जब आप किसी भी वायर को, ट्रांसफार्मर को, केबल को यूज़ करेंगे तो ओके। जब उसके अंदर से आपने करंट गुजारना है तो वो कुछ ना कुछ उसकी पावर वो खुद कंज्यूम करेगा, और इसी को हम कहते हैं 5% लॉसेस, जो कि पूरी दुनिया में 3 से 5% जो है वो माने जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ हाई इसलिए है कि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमने पुराने तारे रखी हुई हैं और ओवरलोडिंग की हुई है। अगर एक तार के ऊपर जो है हमारा जो है 1 मेगावाट जाना चाहिए तो हम उस पे 1.5 और 2 मेगावाट जो है लोड डाल देते हैं, जिसकी ओके। वजह से वो अल्टीमेटली ओवरलोड होता है, ओवरहीट होता है। और इसकी वजह मेजर वही है कि अनप्लान सिस्टम हम चला रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। अगर प्लानिंग कहीं कोई अच्छी कर भी रहा है तो आगे रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड होते हैं कि अगर हमें नई लाइन बिछानी पड़ेगी, यूजर बढ़ गए हैं, लोड बढ़ गया है, तो उसके लिए फिर इदारों के पास पैसे नहीं है। ठीक है सर। और प्राइवेट के मैं इसलिए जी कह रहा हूँ कि जी देखेंगे आज से 20-25 साल पहले सिर्फ पीटीसीएल होता था जो आपको कनेक्टिविटी मोबाइल की देता था, इंटरनेट की देता था। बिल्कुल। तो अब जब प्राइवेट सेक्टर आया इसमें तो आप देख रहे हैं कि 6-7 प्लेयर आ गए, तो अल्टीमेटली कंपटीशन में आपको निस्बतन बेहतर जो है सर्विसेज भी मिलती हैं और साथ साथ जो है आपको रेट भी थोड़े कम मिलते बिल्कुल। हैं। कंपटीशन तो होगा इसी तो तरीके से चीज़ें जो अगर है हम वो बेहतर हो एनर्जी सेक्टर जाएंगी। को कर देंगे जी तो सर, यकीनन इससे फायदा होगा। कंपटीशन से हमेशा चीज़ें बेहतर होती हैं। आपको सर्विसेज भी बहुत अच्छी मिलती हैं, आपको जो है वो जो रेट्स हैं वो कम मिलते हैं। सर इसमें आपने बात की कि यूज़र्स हमारे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो नए यूज़र्स आ रहे हैं या जो हमारे मुखय्यर हजरात हैं वो तो अपने घरों पे सोलर लगा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर पे कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक बसेज लाई जा रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारे पास पहले ही एनर्जी वाफिर है, सोलर पे भी जब हम आ जाएंगे तो हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ओवरहॉल करने की ज़रूरत है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें ओवरहाल करने की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो क्यों उसकी जो है वो जरूरियात पूरी नहीं हो रही। बिल्कुल वो महंगी बिजली की वजह बिल्कुल से जो है वो आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। जब ये आपकी जरूरत से वाफिर बिजली होगी, अल्टीमेटली आप सस्ती बिजली इंडस्ट्री को देंगे और आपकी इंडस्ट्री चलेगी तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है मेन जरूरत इस वक्त गवर्नमेंट को है कि मजीद पावर हाउसेज ना लगाए आप, बल्कि लोगों को इनकरेज करे कि वो सोलर लगाएं, साथ ही जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, जो है बहुत शुक्रिया सर। आपने जी 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 अपनी बात कंप्लीट कर लें सर। अच्छा हो। बहुत शुक्रिया सर, आपने तफसीलन हमें आगाह किया इस दिन के हवाले से और पाकिस्तान में किस तरह की चेंजेस करने की ज़रूरत। इस वक्त नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ शकील सुल्तान रिपोर्टर रोही टीवी मौजूद हैं। उनसे वेजिटेबल और जो फ्रूट्स हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जी शकील। जी शकील, आवाज़ आ रही है? जी शकील। जी तेहामा, मैं इस वक्त मुल्तान। जी नाज़रीन, कुछ टेक्निकल हमारा इशू आ गया है। हम लोग अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। सुहेरा, हम गुफ्तगू कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम पे कि इस वक्त एजुकेशन के हवाले से क्या करने की ज़रूरत है। कुछ ड्रग फ्री सोसाइटीज़ जो हुकूमत की तरफ से कायम कर दी गई हैं, ओवरहॉल करने की एजुकेशन की ज़रूरत है। टीचर्स की हायरिंग क्यों नहीं हो पा रही? हुकूमत जो है वो क्यों हायरिंग की तरफ नहीं जा रही? पहले तो काफ़ी ज़्यादा हम परमानेंट टीचर्स को देखते थे कि हायरिंग हो जाती थी। बिल्कुल ठीक बात है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में हायरिंग्स का बहुत ज़्यादा इशू है। तादाद एक आप देखें इदारे में कितनी होती है। अगर कोई बड़ा मॉडल स्कूल है हमारा तो वहाँ पर एट अ टाइम 2500 से 3000 स्टूडेंट्स
मौजूद होते हैं। और अगर आप मैट्रिक लेवल पर देख लें तो 4 से 5 सेक्शंस बने हुए हैं और हर सेक्शन में कोई 40-30 ये रेशो रहती है स्टूडेंट्स की। और टीचर्स की अगर आप बात करें तो एक इदारे में ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 टीचर्स होंगे। नई हायरिंग्स की तरफ नहीं जाया जा रहा। उसकी जो मैंने आपको मेन रीज़न बताई है वो ये बताई है कि गवर्नमेंट का बहुत सी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन बार बार जब कहा जाता है कि हमारी एजुकेशन सबसे अच्छी होनी चाहिए तो उसके ऊपर इकदाम उस तरह से सामने नहीं आते। ठीक है, प्रिंसिपल जब नहीं है इदारे के, मैंने आपको बताया सरबराहान नहीं है, बहुत से इदारों में नहीं है, एक ही प्रिंसिपल जो है वो 3 से 4 कॉलेजेस या स्कूल्स को लेके चल रहा है एडिशनल चार्ज के ऊपर। तो जब तक हायर अथॉरिटीज़ तक ये बात नहीं जाएगी कि हमारे पास टीचर्स कम है, उसकी वजह से हमारे ये ड्रॉबैक आ रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। जब यहाँ पर सेक्रेटरीट बना था तो हम लोगों ने सोचा था कि साउथ पंजाब सेक्रेटरीट बन रहा है और हायर अथॉरिटीज़ यहाँ पर होंगी, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन भी हैं और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन स्पेशल सेक्रेटरी भी हैं। 2 से 3 एजुकेशन के सेक्रेटरीज़ हैं जिसमें स्कूल लेवल के अलग हैं और कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल के अलग हैं। अनफॉर्चुनेटली वो हमें सिर्फ इवेंट्स वगैरह पे नज़र आ रहे होते हैं, एज अ चीफ गेस्ट वो नज़र आ रहे होते हैं, काम करने की हद तक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हायरिंग्स मेरा ख्याल है जब हो जाएंगी, और हायरिंग्स भी अगर अब गवर्नमेंट नए लेवल पे हायरिंग्स करती है तो टीचर्स बहुत अच्छे आने की उम्मीद है, क्योंकि आप देखिए हमारे पास एमफिल करके स्टूडेंट्स फारिग बैठे हुए हैं, जॉब्स नहीं हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं हैं। और एक ही इवन के अब तो मेडिकल फील्ड में भी आप देख लें कि 2 सीट्स के लिए 2000 लोग कैंडिडेट्स जो हैं वो गए होते हैं इंटरव्यू के लिए, और फिर उस वजह से डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारी यूथ बाहर जाना चाह रही है, उनको यहाँ पर अपना फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। जब मैं इंटरव्यू भी कर रही होती हूँ तो मोस्टली स्टूडेंट्स का यही होता है कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं, वो अपने इदारों से ही खुश नहीं हैं, अपने इंस्टीट्यूशन से ही खुश नहीं हैं, तो आप फिर स्टूडेंट्स को दे क्या रहे हैं ना? अच्छा, आप कह रही हैं कि हायर अथॉरिटीज़ को जब तक पता नहीं चलेगा, तो हायर अथॉरिटीज़ को तो पता है, इसी वजह से तो CTIs और STIs को हायर किया जा रहा है। परमानेंट टीचर्स को शायद मेरा ख्याल है फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से नहीं हायर किया जा रहा। हमारे पास जो एक वो होता है ना स्टीरियोटाइप थिंग के सब अच्छा की रिपोर्ट है, वो जा रही होती है। बिल्कुल, रजिस्टर के ऊपर हाजिरियाँ लग रही होती हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग गए होते हैं तो हमें दिखाने के लिए अटेंडेंस लगाई जा रही होती है, वरना अगर आप उनका पीछे से रजिस्टर उठा के देखें तो टीचर्स के आने जाने का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। आने का टाइम मुकर्रर होगा, जाने का मुकर्रर नहीं है। स्टूडेंट्स फ्री बैठे हुए होंगे, फ्री लेक्चर्स जो हैं वो एक बड़ी बात समझा जाता है कि फ्री लेक्चर है। और अब तो आप गवर्नमेंट स्कूल्स जो हमारे अच्छे हैं, मॉडल स्कूल्स, उसमें देख लें कि फ्री लेक्चर्स की भरमार है। और उसकी रीज़न क्या है कि वही टीचर्स जिन्होंने अपनी 15, 20, 25, 30 साल पढ़ाने में गुजार दिए हैं, तो अब उनके अंदर कुछ नया देने के लिए नहीं है स्टूडेंट्स को। वो थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और एक ही टीचर को जब आप डिफरेंट चीज़ें देंगे, लैब्स नहीं हैं हमारे पास, प्रैक्टिकल लैब्स तो है ही नहीं। अगर किसी इदारे में बनी भी हुई हैं तो उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इस काबिल नहीं है कि बच्चे प्रैक्टिकल हमारे जो जैसा मुल्तान की अगर हम बात करें, जो हमारे जितने भी बड़े स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा है। जिस तरह अगर हम उनका मुकाबला प्राइवेट सेक्टर उस तरह नहीं कर सकता इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, लेकिन तो फिर लैब्स के हवाले से और इस हवाले से क्यों कमी? हमारे तो प्रैक्टिकल्स भी लैब्स में, उन्हीं लैब्स में होते हैं, गवर्नमेंट के लैब्स में होते हैं। जियोग्राफिकली अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा एरिया उनको दिया हुआ है, और अगर आप लैब्स की सिचुएशन जाके देखेंगे तो उन लैब्स के अंदर कुछ नहीं होता। जो आप कह रहे हो ना, जब हम प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो हमें वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो वो जितने भी स्कूल्स होते हैं उनका पहले एक डाटा उठाया जाता है। बहुत शुक्रिया सुहेरा, आज आपने तफसीलन हमें आगाह किया एजुकेशन सेक्टर के हवाले से कि क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि पहला सेगमेंट प्रोग्राम का आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद गेस्ट होंगे। वी विल बी राइट बैक। ओके, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे एजुकेशन सेक्टर के हवाले से। इसी के साथ साथ हमने जो काम किए जा रहे हैं, हमारे स्कूल्स में ड्रग फ्री सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, उस हवाले से गुफ्तगू की। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अफ़ान मौजूद हैं, जो उस टीम का हिस्सा थे जो इस वक्त लैंडमार्क एक अचीवमेंट उन्होंने अचीव किया है कि साउथ पंजाब का पहला लिवर ट्रांसप्लांट जो किया गया है। सर, मुझे इस बारे में ज़रा तफसील से आगाह कीजिएगा कि
कि किस तरह का ये कितना सिग्निफिकेंट इवेंट है, और अब साउथ पंजाब के हवाले से पहले क्या हो रहा था और अब इस के बाद क्या जो है वो आप चेंजेस देखेंगे? देखिए, जनूबी पंजाब खित्ते में पहली जिगर की पैवंदकारी की गई है, और ये ऐसे नहीं है कि हम गए और जाके सर्जरी कराए। जी। ये 2020 से जो है एक स्ट्रगल थी, जिसमें मैं और साद इस्लाम, जो इस्लाम फैमिली पूरी है, जो बाबू सरसाने में शहीद हुए मैक्सिमम उनके घर के लोग, तो उन्होंने मिल के ये इनिशिएटिव लिया था। इसमें फिर ऑब्वियसली मेरे उस्ताद, क्योंकि मैं गम्बट से मैंने ट्रेनिंग की हुई थी, डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर जो है वो साथ शामिल हुए, और हमने 5 साल स्ट्रगल की, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई प्राइवेट सेक्टर में। ओके। उसके बाद मॉड्यूल पहले एंडोस्कोपी जीआई यूनिट्स बनाए गए, और उनको मैं हेड करता हूँ। उसके बाद जो है ये थिएटर्स बनाए गए, आईसीयूज बनाए गए, पूरा एक सेटअप बनाया गया। तो 2 कामयाब जिगर की पैवंदकारियां हुई हैं, और लिवर टावर मुल्तान जो है वो उसके साथ बिल्कुल लिंक था। तो पहला पेशेंट जो जुमे वाले दिन हुआ है, जिसमें बहन ने भाई को जिगर दिया है, वो मुल्तान का ही पेशेंट था, मेरा पेशेंट था। और इसी तरह जो अगले दिन हुआ है वो भी साउथ का पेशेंट था। तो टोटल जिसमें बेटी ने दिया है जिगर वालिद को, तो 2 ट्रांसप्लांट जो है कामयाबी से हो गए हैं शाहिदा इस्लाम लोधरा में। तो ये इतनी रिमार्केबल अचीवमेंट है कि एक ऐसा खित्ता जहाँ 5,000 से 8,000 लिवर ट्रांसप्लांट पर ईयर रिक्वायर्ड है, वहाँ कोई यूनिट ही नहीं था। नो निश्तर, नो विक्टोरिया अस्पताल, नो निश्तर 2, नो सरकारी अस्पताल, बट अ प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि अपने पैसों से ट्रांसप्लांट कर रहा है, और बाद में ये सीएम इनिशिएटिव का हिस्सा बनेगा। इट इज ह्यूज थिंग। इतनी बड़ी चीज है कि जी सीएम इनिशिएटिव के बारे में जरा बताइएगा कि अब आपकी इस अचीवमेंट के बाद आपका कोई उनके साथ, गवर्नमेंट के साथ लियाज़ॉन मेंटेन हो गया है, या अभी इस पे बातचीत चल रही है कि ये सीएम के इनिशिएटिव के अंदर आ जाएगा? देखिए, ये तो होटा अप्रूव्ड जितने सेंटर है, जैसे अब ये वाहिद सेंटर है जो होटा अप्रूव्ड है फॉर लिवर ट्रांसप्लांट, पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी। ओके। तो ऑटोमेटिकली जो सीएम का एक इनिशिएटिव प्रोग्राम है जो ट्रांसप्लांट्स को फंड करता है, जी। तो जो भी प्रोग्राम पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, तो अल्टीमेटली उन्होंने उसी इनिशिएटिव का हिस्सा बनना है। कितने टोटल इस टाइम पंजाब में 3 प्राइवेट ट्रांसप्लांट यूनिट्स हैं। एक बहरिया लाहौर में है, एक फारूक हॉस्पिटल है, और एक शाहिदा इस्लाम है, और डॉक्टर अफान कैसर, उन तीनों का हिस्सा है, स्पेशली शाहिदा में डायरेक्ट और फारूक में भी। तो ये 3 तो यही 3 इनिशिएटिव में आने हैं प्राइवेट में, और इसके अलावा कोई ट्रांसप्लांट यूनिट ही नहीं है लिवर का। ओके सर, तो इसलिए जी सर, मुझे ये बताइएगा, जैसे आप एक इसका ज़रा समझाएं हमारे नाज़रीन को बहुत ही इजी वे में, कि अगर खुदा न खास्ता किसी को इस तरह का मसला हो जाता है कि उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, तो इससे पहले आपके ये ट्रांसप्लांट से पहले क्या हो रहा था, और अब जो आपका ये इनिशिएटिव है, एक बहुत लैंडमार्क अचीवमेंट है आपकी, तो इसके बाद अब किस तरह फ़ायदा होगा? कि आपको जिस तरह हम सीजन्स में देखते हैं या मूवीज़ में देखते हैं, एक लिस्ट बनाई जाती है, उस लिस्ट के अंदर गवर्नमेंट अप्रूव करती है उन लोगों को जिनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा इन लिस्टों में नहीं है। इसमें बेसिकली देखें, जैसे मैं लिवर टावर मुल्तान में बैठा हूँ, ठीक है, और साथ में शाहिदा इस्लाम के काम कर रहा हूँ, या मैं लाहौर भी, लिवर टावर लाहौर है। तो होता यह है कि पेशेंट रिपोर्ट होता है किसी भी अच्छे ट्रांसप्लांट फिजिशियन को। ओके। वो पेशेंट को जज करता है कि ट्रांसप्लांट कैटेगरी में फॉल करेगा या नहीं, या लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन भी करता है। लेकिन वर्कअप होने के बाद ये फैसला होता है कि बाज लोगों का जिगर कैंसर इतना ज्यादा होता है उनका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। कुछ लोग बहुत अर्ली होते हैं ट्रांसप्लांट को, यानी अभी जिगर सुखड़ा होता है लेकिन उसकी फंक्शनिंग बड़ी जबरदस्त जारी होती है। चाइल्ड ए कैटेगरी के लोग होते हैं या अर्ली बी के होते हैं, ये हम स्कोरिंग करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम टाइम देते हैं, मतलब कि ट्रांसप्लांट। अब इनमें याद रखें कि जो 100 अगर सुकड़े जिगर के मरीज हैं, तो उनमें जो एग्जैक्ट ट्रांसप्लांट कैटेगरी में फॉलिंग परसेंटेज होगी, वो एक बड़ी मुनासिब सी परसेंटेज होगी। हर सुकड़े जिगर के मरीज का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, या हर लिवर कैंसर के पेशेंट का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता अगर वो बहुत ज्यादा है कैंसर। तो ये जज करना हमारा काम है, और उसके बाद हम फैसला करते हैं। अन्य बार ट्रांसप्लांट यूनिट पर टूट जाना और ये समझना कि जी सारों का ऐसा नहीं होता, ना जरूरत होती है किसी को ट्रांसप्लांट की, ना वो उस विंडो में आते हैं। टीम के बारे में ज़रा बताइएगा, जो सर्जन थे जिन्होंने ये ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया, वो साउथ पंजाब से हैं, और अपनी ज़रा टीम को, क्योंकि अब्दुल वहाब साहब जो हैं, डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर साहब जो है, उनका ताल्लुक किरोड़ पक्का से है, लोधरा से डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने अपनी वादा से वादा किया था कि वो यहाँ करेंगे। 2015 में जब मेरे वालिद का ट्रांसप्लांट हुआ,
मैंने ख्वाब देखा था, मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। जी फिर दो डॉक्टर्स और, डॉक्टर आमिर का ताल्लुक बहावलपुर से है, इसी तरह डॉक्टर उस्मान का ताल्लुक बहावलपुर से है। तो इस टीम में जो प्राइम लोग थे, जी नन ऑफ देम वाज फ्रॉम एनीवेयर एल्स अदर देन साउथ पंजाब। जितने लोगों ने ये लिवर ट्रांसप्लांट किया, चाहे वो एज अ फिजिशियन थे, एज अ सर्जन थे, एज एन एनेस्थेटिस्ट थे, जितने भी लोग जो डॉक्टर्स इस दैवनकारी में इन्वॉल्व थे, उनमें से किसी का ताल्लुक लाहौर या किसी इधर उधर से नहीं था। और यहाँ मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, ये जो वसेब का रोना है महरूमियों का, ये जीत के जश्न में बदलता मुझे दिखाई नहीं दिया, एक्सेप्ट माई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इवन जनूबी पंजाब के जितने सियासतदान, मैं उन सारों को आपके चैनल की वसातत से कहना चाहता हूँ, किधर है वो? जनूबी पंजाब खित्ते में तारीख रकम हुई है, पहला लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। क्या सिर्फ महरूमियों का वोट लेने के लिए ये लोग पैदा हुए हैं? अब अगर फैसिलिटेशन है इस पूरे सेंटर में, पहली जिगर की पैवंदकारी सेंटर में, मुझे एक पॉलिटिकल सपोर्ट उस तरह नहीं नजर आई। सल्यूट टू यू एंड टू योर टीम फ्रॉम रोही टेलीविजन। इस तरह के इकदाम जब प्राइवेट सेक्टर करता है। अब ज़रा मुझे आखिर में, बिल्कुल हम लास्ट में हैं क्योंकि प्रोग्राम का टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, एक लास्ट पैगाम, क्योंकि आप बता रहे हैं कि सेंटर्स बहुत कम है, गवर्नमेंट को इसमें मजीद क्या इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें बड़ा क्लियर इनिशिएटिव ये है कि इस तरह के प्रोग्राम्स को गोद लें। गवर्नमेंट के पास ना इतना पैसा है कि वो अरबों रुपया इन्वेस्ट करके ऐसे सेंटर बनाए, बना भी लेगी तो इतने स्किलफुल लोग वो नहीं रख सकती, ना वो उन लोगों को कर्टेन कर सकती है। और पब्लिक सेक्टर में इस किस्म का ट्रांसप्लांट सवाए एक पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो लाहौर में PKLI, उसके अलावा ना गवर्नमेंट के पास इस तरह की फंडिंग है, तो ऐसे स्किलफुल लोगों को वो कैसे करेगी, नहीं कर पाती। और अगर आज गवर्नमेंट सोचती है कि मैं निश्तर या इधर विक्टोरिया अस्पताल में ट्रांसप्लांट करती हूँ, तो वहाँ हालात आपके सामने है, मरीजों की जो दवाइयों के इश्यूज और बाकी चीजें हैं, तो वो एक ऐसी चीज है विच इज नियर टू इम्पॉसिबल, और अभी अगले 10-15 साल लेगी एग्जीक्यूशन में। क्योंकि जिस तरह गवर्नमेंट, ये जो भी आपने खाता पूछा ना, लिस्टें ये वहाँ होती है। यहाँ ट्रांसप्लांट के लिए मरीज आएगा, ट्रांसप्लांट की कैटेगरी में फॉल करता है, वो सीधा सर्जन को हम रिकमेंड करेंगे कि भाई इसका ट्रांसप्लांट करें। सर्जन उसके डोनर का वर्कअप करेगा, अगर उसके पास जिगर देने वाला बंदा मौजूद है तो वो पेशेंट जो है उसका ट्रांसप्लांट हो जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरी आवाज CM साहिबा सुन रही है तो जनूब को यतीम ना छोड़ा जाए। अगर जनूब के सियासतदान, वसेब के सियासतदान मेरी आवाज सुन रहे हैं, जितने भी हैं इस टाइम, सबसे तगड़े खानदान सारा कुछ बैठे हुए हैं असेंबलियों में, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो इस यूनिट को यतीम ना छोड़ें। अगर आज आप यतीम छोड़ते हैं तो कम से कम मेरे जैसा इन्फ्लुएंसर जिसको ये एजाज हासिल है कि उसके सबसे ज्यादा फॉलोअर है सब कॉन्टिनेंट में एज अ डॉक्टर, वो कम से कम इस चीज की आवाज बंद भी करेगा कि आप लोग वोट के लिए तो आप हाजिर हैं, लेकिन अगर खित्ते में कोई बड़ा काम हो जाता है तो ना मुझे वसेब का मीडिया कहीं नजर आता है, ना सियासतदान नजर आता है। ये चीज सोचनी पड़ेगी आप लोगों को कि हमने महरूमियों के साथ जीना है या हमने तख्ते लाहौर को बताना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं भाई। इस वसीब, रोही टीवी सर आपकी आवाज़ बन रहा है, हम अपना किरदार एज अ मीडिया यही अदा कर सकते हैं इस लैंडमार्क अचीवमेंट में कि हम आपकी आवाज़ जो है वह अरबाब इख्तियार तक पहुंचा दें। सल्यूट टू यू एंड टू योर टीम एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर अफान। थैंक यू जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अली वकास जो कि न्यूरो सर्जन है, मुल्तान का बहुत बड़ा नाम न्यूरो सर्जरी के हवाले से, इस हवाले से लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से भी इनसे डिस्कशन करेंगे और न्यूरो सर्जरी में क्या क्या काम इकदाम उठाए जा रहे हैं, इनका इदारा क्या काम कर रहा है और मज़ीद किस चीज़ की ज़रूरत है गवर्नमेंट सेक्टर में भी, तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इनके साथ हमारे साथ डॉक्टर ताहा जावेद मौजूद हैं जो कि हमें फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपी के हवाले से बताएँगे, प्री सर्जरी भी, पोस्ट सर्जरी भी हमें किस तरह ख्याल रखना है और जो हमें विद द पैसेज ऑफ एज कुछ दर्द, कुछ जिस्म में कुछ और बीमारियां जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं, उस हवाले से क्या क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वकास साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर एज अ डॉक्टर आप ये जो लिवर ट्रांसप्लांट किया गया है इसको आप किस तरह देखते हैं हमारे साउथ पंजाब में? डॉक्टर अफान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो उन्होंने इस खिते के लिए की है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियाँ दें और गवर्नमेंट को भी इससे लेसन लेना चाहिए कि ये चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में अगर पॉसिबल हैं तो उससे बहुत आसानी से गवर्नमेंट सेक्टर में भी पॉसिबल है। बिल्कुल, सिर्फ चीज़ों को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, पैसों के बगैर कोई काम नहीं होता। यही अगर गवर्नमेंट बजट प्रोवाइड करे
तो अब जैसे डॉक्टर इरफान कह रहे हैं कि सीएम इनिशिएटिव वहाँ पे, तो सीएम इनिशिएटिव गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी लिया जा सकता है। बिल्कुल। ठीक है ना, जो हमारे लार्ज नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है वो पुअर पॉपुलेशन है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि प्राइवेट जो है इस इतनी महंगी ट्रीटमेंट को करवाएं। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो कि प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, मैं ज़रा अफान साहब से ज़रा ये एक सवाल मिस हो गया क्योंकि उनका हमारा टाइम ज़रा बहुत कम था उनके साथ। अगर ये प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है तो क्या मुखैर हजरात इनकी हेल्प करते हैं इस सारे सिचुएशन में, या ये कुछ प्राइवेट लोग हैं, ये कुछ लोगों से फ़ीस चार्ज की जाती है, कुछ लोगों से नहीं की जाती, इस तरह ये सेटअप चलता है? अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो तो। मुझे नहीं पता कि इनके पीछे क्या वो किस तरह है, है? मगर कुछ ऐसे होते हैं, मगर मोस्टली लोग तो जाहिर है कि पे करते हैं। ठीक है। ओके, अच्छा, ठीक है। सर, मुझे ज़रा न्यूरो सर्जरी के हवाले से बताइएगा कि उसके किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, किस तरह की ज़रूरियत है, कहाँ पर लैप्सेस हैं जो कवर करने की ज़रूरत है? देखिए, लैप्सेस तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर फिर भी जो आज से 20 साल पहले जो न्यूरो सर्जरी थी और आज की न्यूरो सर्जरी है वो बहुत फ़र्क है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग आगे हैं और बड़े अच्छे न्यूरो सर्जन्स हैं हमारे पास, और डिपार्टमेंट्स जो है वो नए प्रोसीजर्स भी कर रहे हैं और तरक्की भी कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी न्यूरो सर्जरी अब जो वक्त के साथ साथ बड़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। ओके जब जी कंप्लीट कीजिएगा अपनी वरना बात। एक वक्त था 2005 में एक पूरे मुल्तान में एक न्यूरो सर्जन था, एक भावलपुर में न्यूरो सर्जन था, एक रहीमगर खान में न्यूरो सर्जन था, डीजी खान में कोई यूनिट नहीं था। अब माशाल्लाह हर जगह पे अच्छे न्यूरो सर्जन है, फैकल्टी काफ़ी बेहतर हो गई है, अच्छा काम हो रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि किधर लैप्सेस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कहाँ काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर तलहा भी मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं फिजियोथेरेपी के हवाले से और जानने की कोशिश करते हैं कि प्री सर्जरी या पोस्ट सर्जरी अगर किसी का कोई दर्द है तो उसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है, ख़ास तौर पे क्योंकि फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं लोगों को, तो उसको भी किस तरह डील किया जा सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ताहा ताहा जावेद है जी, अक्सर सॉरी लोग इसमें कंफ्यूज रह जाते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर, अब ज़रा हम ना डील करते हैं कि आप लोग फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं किस तरह के पेशेंट्स को डील करते हैं। पहले ज़रा इसको हम सेट कर लेते हैं अपने नाजरीन के लिए, उसके बाद फिर हम अपने जो नीश टॉपिक है उसकी तरफ चले जाएंगे। ठीक है जी। बेसिकली हमारा जो प्रोफेशन है दैट इज़ ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज। ओके। तो हमारा काम जो है वो मेडिसिन से और सर्जरी से रिलेटेड नहीं होता, हम उसके अलावा हट के काम करते ओके हैं जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। अब क्योंकि टाइम के साथ साथ इसमें जिद्दत आ रही है, मैं 2016 से तकरीबन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उस वक्त की अप्रोच में और आज की अप्रोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। ठीक है। अब लोग जो है वो डायरेक्ट भी फिजियोथेरेपी और थेरेपीज़ वाली साइड की तरफ जाते हैं। उनकी कोशिश होती है कि हम मेडिसिन और सर्जरी से अवॉइड कर लें। तो तमाम पेशेंट्स नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास होते हैं जो कि विदाउट सर्जरी या मेडिसिन ट्रीट होते हैं। किसी को एक्यूट पेन आ जाता है तो वो भी उससे ट्रीट हो जाता है, तो हमारे पास इस कैटेगरी के पेशेंट आते हैं। लेकिन डेफिनेटली हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, अगर लेट्स सपोज रिहैब के लिए कोई आया, हमने उसका डायग्नोस्टिक करवाया, उसको फ्रैक्चर हो गया, लेट्स सपोज को लो बैक पेन के साथ आया, उसका वर्टिब्रा जो है वो फ्रैक्चर हो गया, तो वो डेफिनेटली फिर रेफरल केस है, उसको फिर हम सर्जरी की तरफ खुद लेके जाते हैं। ओके, मैं यही समझना चाह रहा था, कुछ लोग जो हैं वो सर्जरी का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि ख़ास तौर पे कमर दर्द की अगर हम बात करें तो शैटिका का पेन जैसे ही लोगों को स्टार्ट होता है तो वो कहते हैं कि हमने सर्जरी की तरफ नहीं जाना, तो वो फिर फिजियोथेरेपिस्ट और इस तरफ जाते हैं। कायरोप्रैक्टरी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, और कायरोप्रैक्टरी को भी ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा वो क्या है, वो क्या अलग सब्जेक्ट है या फिजियोथेरेपी की एक डोमेन है? और उसके अलावा जो पेशेंट्स डर जाते हैं, क्या आप उनको फिर एडवाइस भी करते हैं कि सर आपका जो है वो फिजियोथेरेपी से सिर्फ ठीक नहीं होगा, आपको सर्जरी की तरफ ही जाना पड़ेगा? अच्छा, ये चीज़ हमें बहुत कॉमनली फेस करनी पड़ती है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, ख़ास तौर पे जिनकी सर्जरी एडवाइस होती है, वो ले मैन का एक वर्ड ऑफ माउथ है कि जी नहीं आपने सर्जरी नहीं करानी, कमर की सर्जरी कराएंगे, आप बैठ जाएंगे, आप बिल्कुल रह जाएंगे। ये शायद पास में कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे भी हों, तो बस वो एक हवा बनी हुई है कि नहीं जी आप सर्जरी की तरफ नहीं जाए। तो हमें पेशेंट को इस तरफ समझाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है कि अगर वो सर्जिकल केस निकल आता है कि आप सर्जरी की तरफ जाएं। बाकी अब हमारे पास जैसे अली वकास साहब बता रहे थे कि इस वक्त साउथ पंजाब में हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं न्यूरो सर्जरी के हवाले से।
जबकि पहले यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इशू फेस करने पड़ते थे, लोग लाहौर या इस्लामाबाद जाया करते बिल्कुल। थे इस काम के लिए। डॉक्टर अली, आप मुझे ज़रा बताइएगा कि जब पेशेंट्स को, किस तरह के पेशेंट्स जो है वो यूजुअली, क्या जिसको भी कमर दर्द या शटिका का मसला हो गया है वो अब सर्जरी की तरफ ही जाएगा या कुछ सर्जरी के अलावा भी मसाइल हल हो जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारा एक्सपीरियंस भी और डाटा भी ये कहता है कि जो कमर दर्द के 80% मरीज होते हैं उनको सर्जरी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। ओके, ठीक है ना। 80%, और वो 80%, और इवन जो नेक पेन के जो पेशेंट हैं वो 90% जो हैं विद मेडिकल ट्रीटमेंट, विद फिजियोथेरेपी, विद पोस्चर प्रिकॉशन जो हैं वो ठीक रहते हैं। ठीक है। और ना ही हर मरीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है। यूजुअली पहले यही चीज़ें जिनमें कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, जिसमें हम देखते ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि लाइकली इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर मेडिकल ट्रायल के बाद फिर फैसला होता है। ओके। कुछ मगर केस ऐसे होते हैं जिनमें फौरी सर्जरी की ज़रूरत है। वो मैं इस प्लेटफॉर्म से इसलिए क्योंकि ये पब्लिक अवेयरनेस है, तो कुछ एमरजेंसीज भी हैं। बैक पेन में कुछ एमरजेंसीज भी हैं। बैक पेन में इमरजेंसी जब आपका यूरिन या पेशाब आना रुक जाए और पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो जाए, तो ये एक इमरजेंसी। ओके। ठीक है ना। इसमें वीकनेस हो जाती है, पाँव आपके कमज़ोर हो जाते हैं, पेशाब आपका रुक जाता है और पखाना जो है उसका कंट्रोल भी ख़त्म हो जाता है। तो ये एक इमरजेंसी, ये फौरी तौर पे जो है इसके लिए MRI होना चाहिए, और उसके बाद अगर न्यूरोसर्जन सर्जरी प्लान करता है तो फौरी सर्जरी भी करवानी चाहिए। बाकी अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, कोई इस तरह का कंट्रोल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पहले हम उनको मेडिकल ट्रायल ही देते हैं। ओके। इवन हम इन्वेस्टिगेशंस को भी डिले कर सकते हैं। स्क्रीनिंग के लिए एक एक्सरे करवा लिया और फिर 4 वीक्स के लिए ट्रायल दिया, और फिर उसके बाद फिर अगर नहीं ठीक हो रहा फिर हम MRI की तरफ जाते हैं। ओके। अच्छा सर, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको सर्जरी एडवाइस हो जाती है, लेकिन फिर भी वो 3-4 साल, 5 साल, 6 साल वो पेन को बर्दाश्त करते रहते हैं। वो एडवाइज्ड है आपकी तरफ से कि अगर आपकी सिचुएशन जो है वो वर्स नहीं हो रही तो फिर आप वो पेन बर्दाश्त करने बेशक सर्जरी की तरफ ना जाएं, या एक दफ़ा सर्जरी एडवाइस हो गई है तो फिर वो अब इसके बाद सिचुएशन एग्रावेट ही होगी तो आप बिल्कुल सर्जरी की तरफ चले जाएं? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो अर्ली सर्जरी के बेनिफिट्स होते हैं, लेट सर्जरी करें तो और चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। स्पाइन क्योंकि एक बाकायदा एक बैलेंस्ड एक स्ट्रक्चर है, उसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं है, मुख्तलिफ चीज़ें। अगर आपके डायनामिक्स एक जगह पे डिस्टर्ब हुए हैं तो अगर आप उसको फिर भी स्ट्रेन डाल रहे हैं अपनी बैक पे, तो साइड वाले जो जॉइंट्स होते हैं वो स्वेल करना शुरू कर देते हैं, वो मोटे होना शुरू हो जाते हैं, लिगामेंट आपका थिक होना शुरू हो जाता है। आपकी डिजीज़ जो है वो स्पाइन कोशिश करती है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, तो उसकी वजह से जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और फिर वो एक डिफरेंट बीमारी बन जाती है। ना सिर्फ वो एक प्रॉब्लम नहीं रहता, वो 2-3 प्रॉब्लम बन जाते हैं। और फिर जब सर्जरी होती है फिर वो बड़ी सर्जरी होती है। फिर कई दफ़ा उसमें हमें हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है, उसको फिक्स करने की भी ज़रूरत पड़ती है, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो अर्ली सर्जरी का फ़ायदा है। फिर भी आपको अगर ये लगता है कि अगर आपको सर्जरी एडवाइस हुई है, मैं ठीक हो जाऊँ, तो बेहतर है कि आप 2 और लोगों से भी राय ले लें। ये नहीं है कि आप एक से राय लें। मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करता हूँ और उनको यानी कि इनकरेज भी करता हूँ कि सेकंड ओपिनियन लें, थर्ड ओपिनियन लें, ताकि आपकी तसल्ली भी हो जाए और आप जल्दी कंक्लूजन पे पहुँचें और सर्जरी करवाएं। और राय उससे लें जो इस चीज़ का माहिर है, उससे ना राय लें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लोगों से खुद पूछता हूँ, आपने कार अपनी ठीक करानी हो तो आप मोटर मैकेनिक से राय लेंगे? जो बाइक को मैकेनिक है वो कहते हैं नहीं लेंगे। फ्रिज वाले से लेंगे, वो कहते हैं। मैं क्या, मैं है तो सारे मैकेनिक। मैं क्या, हमारे बारे में जो हम एडवाइस करते हैं उसकी राय तो एक बिल्कुल आम आदमी से लेते हैं। एक मैकेनिक को आप मैकेनिक से कंपेयर नहीं करें कि वो डिफरेंट मैकेनिक है, मगर एक डॉक्टर की राय है वो हर बंदा कहता है कि नहीं तू ना कराई, तो फलां हो गया, तो ये हो गया, तो फलां। तो इस तरह। अच्छा, कमर की बड़ी बड़ी 5 बीमारियां, एक डिस्क है, फ्रैक्चर है, और यानी कि इन्फेक्शन है जैसे कि TB हो जाती है, रसौलियाँ और कुछ पैदाइशी मसाइल। इसमें जो डिस्क के, फ्रैक्चर्स के और इवन 80% जो ट्यूमर्स हैं उनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। TB स्पाइन के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, इन्फेक्शन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं या बहुत लेट स्टेज पे आते हैं, या कुछ ऐसी ख़तरनाक जो हैं, जो हराम मगज़ की रसौलियाँ होती हैं जिनके रिजल्ट्स पुअर हैं। अदरवाइज बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं सर्जरी के। अब नाज़रीन को ज़रा हमारे ये समझाइएगा कि अभी पाकिस्तान में भी हमारे मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज़ हो रही हैं, ख़ासतौर पर स्पाइन के जो डिस्क स्लिप डिस्क के हवाले से, क्योंकि बहुत
हो रही हाँ है? जी, बिल्कुल हो रही है। अब वो बहुत बड़े जो कट्स लगाए जाते थे और नहीं 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 नहीं, अब छोटे 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 से कट्स लगाए जाते हैं। ठीक है। इवन अर्ली स्टेज पे आ जाएं तो कई कंप्रेशन फ्रैक्चर हैं वो सिर्फ हम 4 स्टेप करके उनसे फिक्स कर देते हैं। ओके। और माइक्रोस्कोपिक सर्जरी में 1 to 2 सेंटीमीटर का इंसिजन होता है। ठीक है, तो बड़ी अब यानी कि ना वो चीज़ नहीं रही। अब नेक की डिस्क रिप्लेस करनी हो, हम फ्रंट से करते हैं और इसका इतना सा कट होता है, वो भी स्किन लाइन में नज़र भी नहीं आता, फील भी नहीं होता, महसूस भी नहीं होता। और ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी हो रहा हाँ है? जी, बिल्कुल हो रहा है। ओके। और इसका रिहैब कितना होता है अगर खुद किसी को हो जाता है, या और इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज़रा समझा दीजिएगा कि इसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होते? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी मिथ है ना कि बंदा बाद में माजूर हो जी। जाएगा, चल फिर नहीं सकेगा। अगर कोई एक्सपर्ट सर्जरी करता है तो इसका 0 चांस है। ओके। 0। एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ क्वालिफाइड डॉक्टर? हाँ, 0 चांस है। अगर कोई एक्सपर्ट ऑपरेट करता है, 0 चांस है कि उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम हो। ओके। ठीक है ना? अगर उसके पास गैजेट्स पूरे हैं, वो ट्रेंड है, वो एक्सपर्ट है, वो न्यूरोसर्जन अगर ऑपरेट करता है तो उसमें 0 चांस है। और बाकी जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे वुंड इन्फेक्शन हो गया जी। या अंदर डिस्क स्पेस इन्फेक्शन हो गया, इसके चांसेस 0.5% से कम है। ओके। ठीक है ना? उसमें भी कई दफ़ा कोमॉर्बिड्स होते हैं, जैसे किसी की इम्यूनिटी कम है, ओल्ड है या डायबिटिक है, और वो भी अगर हो भी जाए तो एंटीबायोटिक से वो रिजॉल्व किए ट्रीट हो जा जाते सकते हैं, हैं, ठीक हो ट्रीटेबल जाते है। हैं। ठीक, वरना ऐसी कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं, बड़ी सेफ सर्जरी है। हाँ, रिहैब के कितनी देर इसका होता है, ये डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ सर्जरी। ओके। कई डिस्क सर्जरीज हैं वो हम जो है उसको अर्ली वर्क उसको अलाउ कर देते हैं। कई डिस्क, और ज़्यादातर हमारे पास वो डिस्क आते हैं जो सारे काम करवा के हमारे पास आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे छुरी के नीचे नहीं आते, वो पहले दम दरूद भी करवाते हैं, रेत भी लगवाते हैं, पॉइंट भी लगवाते हैं, और उसके बाद फिर एंड जब उनकी बस हो जाती है फिर वो हमारे पास आते हैं। फिर उनको हमें अच्छी तरह उनकी डिस्क जो है ना वो करनी पड़ती है, फिर उसमें रेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हाँ, चला फिरा देते हैं फर्स्ट डे पे, वॉशरूम जा सकते हैं, किचन जा सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, मगर रूटीन जो लाइफ है वो आफ्टर 6 वीक्स जो स्टार्ट होती है। मैं उसी तरफ आ रहा था कि अब लोग जब सर्जरी जैसे ही एडवाइस होती है, लोग फिर कुछ तेल मालिशों की तरफ चले जाते हैं, कुछ जो है वो दम दरूदों की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह ताला का नाम लेना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला भी ऊँट बांधने का पहले कहता है, उसके बाद कहता है कि आपने अब इसके मेरे से दुआ करनी है। तो ये जो क्वैक्स हैं, इसकी ये जो मिथ्स हैं कि शायद कोई एक फिक्स पॉइंट से वो हाथ लगाते हैं और रग जी साइड पर हो जाती है, तो इस हवाले से ज़रा गाइड कीजिएगा, ये सारे क्वैक्स हैं या वाकई इनसे कोई हल भी हो जाता है? नहीं, मैंने बताया कि आपको ये जो इसकी जो लेते हैं ना, जो फ़ायदा लेते हैं, वो वही बात है कि 80% पेशेंट ने ऐसे ही ठीक होना। हाँ। ठीक है ना? तो वो आप मेडिसिन ले रहे हैं और साथ में विद टाइम अल्लाह की तरफ से भी तो एक हीलिंग है ना, एक नेचुरल हीलिंग है, जो कि किसी भी जख्म को हम कुछ भी ना करें तो उसने हील तो होना है। बिल्कुल। इसी तरह जब डिस्क का कोई प्रॉब्लम हुआ है, उसमें क्रैक आया, तो उसने हील तो होना है अपने टाइम पे। तो विद मेडिसिन और फिर वो ये चीज़ें, वो फिर जो अगर कोई एक आध ऐसा है वो कहते हैं कि जी ठीक हो गया, तो कहते हैं ये तो मशहूर हो जाता है, या कम वो उन्होंने थोड़ी थोड़ी अपनी वो रखी होती है जो ड्यूज़ हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को ज़्यादा पॉपुलेशन को ट्रैक करते हैं। बिल्कुल। चलो यार, करवा के देख लिए, फ़ायदा हो गया, नहीं तो ना सही। तो इस तरह लोग चले जाते हैं, ठीक है ना, घबरा के। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि कमर दर्द हो जाए तो आपने, या कोई भी बीमारी हो जाए, आपने क्वालिफाइड पर्सन के पास जाना है। आपने हर आम बंदे से, ले मैन से राय लेना नहीं शुरू कर देनी। और डॉक्टर अली जो है वो हमें ख़ास तौर पर समझा रहे थे कि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि मिनिमली हम इन्वेसिव सर्जरीज, अगर सर्जरी एडवाइस भी हो गई है, अक्सर औकात तो 80% मरीज़ वैसे ही सर्जरी के बगैर ठीक हो जाते हैं। अगर एडवाइस भी हो गई है तब भी हम फ़ौरन उसको इलाज कर देते हैं और 0% कॉम्प्लिकेशंस हैं। डॉक्टर ताहा से हम पूछते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी सारे उसमें क्या किरदार अदा करती है, और ख़ास तौर पर फ़िज़ियोथेरेपी में आपको चीज़ें, कायरोप्रैक्टिक आ गई है, एक्यूपंक्चर होता है, वो क्या चीज़ें हैं? जी डॉक्टर ताहा, हम ज़रा बात को, जो हमारी बात हो रही थी उसी को कंटिन्यू करते हैं कि ये फील्ड वैसे जो वो है आपका है कि लोग जो तेल मालिशें कराने लग जाते हैं, क्वैक्स के पास जाते हैं, अगर क्वालिफाइड के पर्सन के पास आपकी तरफ आया जाए तो आप इन सारी चीज़ों को किस तरह डील करते हैं?
अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ब्रीफ करता चलूँ कि ये फिजियोथेरेपी और आजकल ये जो कायरोप्रैक्टिक ट्रेंड चला हुआ है, इनमें फ़र्क क्या है। जी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो बेस एजुकेशन मेडिकल की है, जैसे मेडिकल की कुछ फील्ड्स हैं, जैसे MBBS है, BDS है, इसी तरह एक DPT की फील्ड है जो कि 5 ईयर की फील्ड है। उसके बाद 1 साल की हाउस जॉब है। इसके बाद इसके अंदर मास्टर भी होता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, ऑर्थोपेडिक, न्यूरो एंड इस तमाम चीज़ों की तरफ चला जाता है। ओके जो बेसिकली ये कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट्स हैं, ये डॉक्टर ऑफ ऑस्टियोपैथ एक कोर्स है 4 ईयर्स का, जो फॉरेन में करवाया जाता है। वो लोग आगे जाके इन टेक्निक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ओके अब बेसिकली वो ये एक तरह की सिस्टर फील्ड्स हैं, ओके आपस में काफ़ी हद तक ये मिलती हैं। ओके तो जो बेस जो नॉलेज है वो तमाम का बिल्कुल तकरीबन same है। सेम ही है कि आपने एनाटमी भी पढ़नी है, आपने मोबिलाइजेशंस भी पढ़नी है, आपने तमाम चीज़ें पढ़नी है। तो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये कोर्स नहीं करवाया जाता। ओके तो इसकी कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं हो रहा। प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं हो रहा है। हमारे जो 2 से 3 यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए हैं इवेंट्स, जिसमें आइथ्रस एकेडमी इटली है जिन्होंने लाहौर के अंदर ये ऑर्गेनाइज किया था, और उन्होंने जो ऑलरेडी क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे, जैसे कोई अगर पूरी मेडिकल की एजुकेशन रखता है, जैसे हमारी DPT थी, इवन के कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी थे हैदराबाद से, तो हम लोगों का तकरीबन 30-40 लोगों का ग्रुप था जिनको सुपरविजन के अंदर इस चीज़ के अंदर फिर आगे प्रैक्टिस या हैंड्स ऑन करवाया गया था। तो बेसिकली ये एक कायरोप्रैक्टर बेसिकली एक टेक्निक है, जिसको अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो ये बेसिकली हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट होते हैं, ये मैनिपुलेटिव टेक्निक्स होती हैं। ओके तो जैसे अली वकास साहब ने बताया था कि स्पाइन एक बड़ा ही बैलेंस स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपके बहुत सारे वर्टिब्राए हैं जो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप है। तो अगर आप देखें एक इमारत खड़ी है और उसकी बेस पे कोई चेंज आ गया, लेट्स सपोज कोई एक जॉइंट जो है वो अपनी जगह पे नहीं है, या कोई इंजरी हुई है उसकी वजह से कंपनसेटरी चेंजेस आ गए, तो ये बेसिकली उस चीज़ को एड्रेस करता है। आप नॉर्मल पोस्चर देखते हुए और एबनॉर्मल पोस्चर देखते हुए डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट के लिए क्या आपको कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, या आपने किस तरह इसकी अलाइनमेंट नॉर्मल करनी है। अगर वो फौरी तौर पे आएगा, उसकी अलाइनमेंट फौरी नॉर्मल हो जाएगी, तो उसका इंस्टेंट रिजल्ट है। वो आपके पास एक्यूट स्टेज में आ गया, कोई उसकी असेसमेंट के अंदर आपको कोई रेड फ्लैग नहीं मिला, तो वो फौरी तौर पे ठीक होता है इस चीज़ से। लेकिन अगर वो इसको लेके चलता रहेगा तो डेफिनेटली टाइम के साथ साथ फिर साथ वाले स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होंगे और फिर इशू। अच्छा, आप अभी एक बात कह रहे थे कि यहाँ पर कायरोप्रैक्टिक उस तरह कोर्सेज नहीं हो रहे, तो इसका फ़ायदा तो फिर वही क्वैक्स उठा जाते हैं, वो गलत शलत जोर लगाते हैं, हड्डी को सही लगा करने की कोशिश करते हैं, इमोबलाइज जो जॉइंट होता है उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि फिर फौर ज़रूरत है कि इस तरह के कोर्सेज़ को लॉन्च किया जाए पाकिस्तान में? ये बेसिकली पब्लिक लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे हमें अवेयरनेस इसकी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो जितने भी गांव वाले एरियाज़ हैं, जैसे वहाँ पे मशहूर हो जाता है कि एक बंदा है जी उसने हाथ रखा है और यूँ हो गया, उसने यूँ कड़क किया और बिल्कुल। हाँ जी। मैं ये कहता हूँ कि मेडिकल स्टोर वाला भी है, उसे भी पता है पैनाडोल जो है वो बुखार के काम आएगी, वो दर्द कम करेगी, लेकिन अगर वो किया और वो रिएक्ट करेगी, अब क्या करना, अब उसको नहीं पता। बिल्कुल। इसी तरह जो कैक है, कुछ चला गया, उसने किसी ने कुछ सीखा हुआ है, उसने यूँ कर दिया और कड़क कर दिया, और पेशेंट जो है साइकोलॉजिकल प्लेसीबो हो गया, प्लेसीबो हो गया कि हाँ यार ये कुछ हुआ, मैं ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, ऐसे पेशेंट्स जो उन्हीं से ख़राब होकर हॉस्पिटल इमरजेंसीज में आते हैं, उनको कोई क्यों डिस्कस नहीं करता। मेरे अपने पास क्लिनिक में बहुत सारे केसेस हैं। मेरे पास एक यंग बच्चा था 18 साल का, वो मेरे पास व्हील चेयर पे आया। क्या हुआ है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी टांगों में वीकनेस आ गई, वो चलना फिरना छोड़ गया, उसका पेशाब कंट्रोल ख़त्म हो गया। वो यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, रज़िया सईद हॉस्पिटल, वहाँ गया। वहाँ के सर्जन ने उसको फौरी तौर पर सर्जरी एडवाइस की। वो निकला वहाँ से, उसको कहीं से मेरा लिंक मिला, उस पास ही मेरा हॉस्पिटल है, मेरे पास आ गया। तो उसकी जब हिस्ट्री हमने ट्रैक की, तो वहाँ पे हुआ क्या था कि वो बच्चे ने किसी इसी तरह क्वैक से कुछ जाके हाथ वाथ लगवाया था, और उसके बाद से उसका पेन बढ़ गया था। तो ये इश्यूज फिर बाद में हमें फेस करने पड़े। अच्छा, जैसे आपकी फील्ड है फिजियोथेरेपी को, आज से कुछ साल पहले, अभी तो चलें फिर लोगों में कुछ अवेयरनेस आ गई है, आज से कुछ साल पहले तो इस फील्ड को एज अ डॉक्टर ही लोग तस्लीम नहीं करते थे। आम जो जनरल पॉपुलेशन है वो कहते थे कि यार ये तो डॉक्टर्स थोड़ी हैं, और रिहैब के लिए आपके पास आना ही पसंद नहीं करते, कहते यार खुद ही हम एक्सरसाइज कर लेंगे। बेसिकली ये टाइम के साथ पब्लिक अवेयरनेस है। देखिए, डॉक्टर PhD वाले को भी डॉक्टर कहा जाता है, लेकिन जो काम उसका है वो हम नहीं कर सकते, जो काम अली वकास साहब का वो मैं नहीं कर सकता, जो मेरा काम है वो मैं ही बेहतर करूँ। तो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है कि हाँ, जिनको रिजल्ट्स मिलते हैं कि हाँ इस तरफ लेके चलेंगे तो ये फ़ायदा है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ अब आ रहे हैं। रिजल्ट्स मिले या ना मिले, अगर आप लोगों के पास एक क्वालिफाइड पर्सन के पास जाएंगे तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी होती है कि यार मैं आई एम इन सेफ हैंड, ऐसा जो भी हो रहा है वो एक क्वालिफाइड पर्सन कर रहा है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली पहले ऐसा था कि हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ की रेगुलेशन की कोई चीज़ नहीं थी। जितने भी लोग बैठे हुए थे मार्केट में,
हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, हमें लाइसेंस इशू नहीं होता था। जस्ट डिग्री की और कोई भी फ्रेश अगला मेरा सवाल यही लाइसेंस के हवाले से कोई था। भी है फ्रेश ग्रेजुएट है, उसने कोई सुपरविजन में प्रैक्टिस नहीं की, कभी हॉस्पिटल नहीं देखा, वो जाके क्लिनिक खोल के बैठ गया, तो उसने पेशेंट खराब करने हैं। अब इस साल अलाइड हेल्थ काउंसिल के नाम से एक इदारा कायम की गया है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, उसके अंदर तमाम अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की अब जो है वो लाइसेंस इशू किए जा रहे हैं, बाकायदा तौर पे उनकी क्रेडेंशियल एजुकेशन वाली चीज़ें वो वेरीफाई करके उनको लाइसेंस इशू किया जा रहा है कि बाकायदा तौर पे, और उनकी अब डोमेन्स बना दी गई हैं। जैसे फिजियोथेरेपी है, ये एक ब्लैंक फील्ड थी, कोई इसको कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन नहीं, अब जो वो एक लाइसेंस रेगुलेटरी बॉडी है उसने आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं कि आपकी ये हदूद है, आपका ये काम है, आपने ये करना है, ठीक है। जिसके अंदर पेशेंट, आप इंडिपेंडेंट क्लिनिक है वो आप अब कर सकते हैं, पहले ओपनली इसको इनकरेज नहीं किया जाता था, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लिनिक के साथ आपके पास पेशेंट डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। आप बेसिक डायग्नोस्टिक जो है, जैसे एक्सरेज हैं, अगर कोई पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आता है, आपको लगता है एमआरआई होना, वो आप एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिक सी मेडिकेशन जैसे कोई मसल रिलैक्सेंट है या पेन किलर है, वहाँ तक आपको उन्होंने महदूद कर दिया कि आप अपनी इस दायरे में रह के अच्छा, ये जो कोर्सेज हो रहे हैं सारे डीपीटी के, वो कुछ अब जिस तरह डॉक्टर्स के लिए तो पूरा है ना कि पहले आपके इनिशियल आप टेस्ट देते हैं, मेरिट पे आते हैं, फिर एक ख़ास इदारे हैं उनमें जो है वो इनरोलमेंट होती है, फिर आप पढ़ के हाउस जॉब करते हैं, हाउस जॉब करने के बाद फिर आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं, FCPS का इदारा है। तो फिर इसमें अब ज़रा समझाइएगा कि फिजियोथेरेपी में अब क्या है, इदारा बनने के बाद किस तरह बेहतरी आई है? बिल्कुल, अब इसके अंदर जो है रेगुलेशंस आ गई, बेसिकली हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से करिकुलम आपको दे दिया गया, जिसके अंदर जैसे ही MBBS की रोटेशंस होती हैं, इसी तरह DPT की भी 3rd ईयर के साथ रोटेशन शुरू हो जाएंगी। आप वार्ड में जाएंगे, आप पेशेंट इंगेज करेंगे। पहले ये स्ट्रक्चर नहीं था अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बच्चों को हॉस्पिटल रोटेशंस नहीं करवाई जाती थी, हाउस जॉब्स वगैरह नहीं करवाई जाती है। लेकिन अब जो रेगुलेशन आ रही है, जो अच्छे इदारे हैं, जो इस्टेब्लिश इदारे हैं, वहाँ पे रोटेशंस भी करवाई जाती हैं, वहाँ पे हाउस जॉब्स भी करवाई जाती हैं। इवन के प्राइवेट लेवल पे मेरे जैसे लोग फ्री इंटर्नशिप बच्चों को ऑफर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं ताकि आगे जाके वो बेहतर से बेहतर लोगों का इलाज कर सकें। हाउस जॉब कितनी है इसकी? 1 ईयर, 1 साल की। अच्छा, अलाइड की जो आप बात कर रहे हैं हेल्थ साइंसेज की, इसमें जो है तो ज़ेली सा सवाल हमारे टॉपिक से ज़रा हट जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी में भी बहुत कुछ इसी तरह होता है, तो साइकोलॉजिस्ट भी इसी में आ जाते हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज में? जी बिल्कुल, उनका भी बिल्कुल यही अब क्राइटेरिया कर दिया गया है? वो 4 ईयर का कोर्स है। इसके अंदर बहुत सारे अलाइड में बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसमें DPT आ जाता है, इसमें MLT आ जाता है, इस तरह के जितने आपके कोर्सेज हैं वो तमाम इसके अंदर फॉल कर रहे होते हैं। ओके, मतलब अब बहुत स्ट्रीमलाइन कर दिया, बिल्कुल MBBS जिस तरह होता था उसी तरह आपके ये अलाइड हेल्थ साइंसेज का भी कर दिया गया। अच्छा, आपके एक्यूपंक्चर की एक टेक्निक होती है, वो क्या होता है, किस तरह होती है, वो भी ज़रा हमारे नाज़रीन को समझाइएगा। फिजियोथेरेपी के अंदर बेसिकली एक जो डायमेंशन है दैट इज़ फॉर इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल मशीन्स यूज़ करके जो है वो बॉडी के अंदर चेंजेस लाए जाते हैं और आपकी बॉडी को, आपके जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है। बेसिकली ऑक्यूपंक्चर एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की ब्रांच है, जिसके अंदर 2 तरह से ऑक्यूपंक्चर किया जाता है। इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं बॉडी के, उनको आप टारगेट करते हैं आया इलेक्ट्रिकली और मैनुअली विद नीडल्स। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि एक तो प्लेसिबो इफेक्ट भी है, सेकंड नंबर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक ऑक्यूपंक्चर है उसमें कुछ स्पेसिफिक मशीन से इम्पल्सेस यूज़ किए जाते हैं, जिसके ज़रिए जो पेन गेट साइकिल होता है बॉडी का नॉर्मल साइकिल है उसको अल्टर किया जाता है, और उससे यूँ समझें कि आपने दवाई ली है तो उसने आपका 5-6 घंटे दर्द ख़त्म किया। इसी तरह ऑक्यूपंक्चर जो है विदाउट मेडिसिन अंदर जो है वो आपका पेन गेट साइकिल अल्टर करेगा और आप पेन फ्री हो जाएंगे। ये ज़्यादातर प्लेसिबो है या वाकई इस पे रिसर्च हो रही है कि पॉइंट्स, एक स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं बॉडी में जिससे आपको आराम मिल सकता है? नहीं, ये बाकायदा रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ हैं, इसके ऊपर रिसर्च मौजूद है, इसके ऊपर आर्टिकल्स मौजूद हैं, इसकी बाकायदा तौर पर प्रैक्टिसेस हैं और ये वाकई ही रिजल्ट देता है। अच्छा, अब सर डॉक्टर ये समझते हैं कि एक पेशेंट है जिसको फ्रैक्चर हुआ है या कुछ इस तरह के जिसको रिहैब की ज़रूरत है, वो आपके पास जाता है, एग्जांपल के तौर पे हमारे समझाइएगा कि आप उस पेशेंट को किस तरह ट्रीट करेंगे, और अगर वो खुद यूट्यूब से देख के या कुछ चीज़ें देख के समझने की कोशिश करता है तो वो खुद किस तरह जो है वो कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकता है अपने लिए? ये जो यूट्यूब और गूगल है ना, ये आजकल बड़ा ही आम है और ChatGPT बड़ा आम है, तो इसके फ़ायदे भी हैं डेफिनेटली, लेकिन इसके नुकसान ज़्यादा हैं। एक लेमैन है, अब एक आदमी है उसको पता है लो बैक पेन, अब इसके पीछे क्या कुछ है उसको नहीं पता। अब एक आदमी है वो कह रहा, उसको टांग में दर्द आ रहा है, वो कह जी मुझे शैटिका हो रहा है, अब उसको नहीं पता कि आया ये वाकई शैटिका है। ये जो मेडिकल प्रोफेशनल है ये उसका काम है, वो आपको डायग्नोज करेगा, आपके कुछ स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करेगा, क्या वो डिस्क लेवल से राइज हो रहा है या आपका कोई मसल टाइट हुआ है जिसने नर्व पे प्रेशर डाल दिया और आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये काम उनका है। अब लोग आजकल जो है वो ज़रा गूगल और इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, तो उसमें अगर वो
प्रॉपर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई ना हो तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी हैं। वो आपका एडवर्स इफेक्ट ज़रा तंबीह के लिए नाज़रीन को समझाइएगा कि कितनी सिवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर आप खुद करते हैं या किसी ऐसे शख्स के हाथ आप चढ़ जाते हैं जिसको कुछ भी नहीं पता क्वैक है। देखें, देयर आर ग्रेड्स ऑफ इंजरी। कोई भी सॉफ्ट टिश्यू है उसकी ग्रेड्स हैं इंजरी की, ग्रेड 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है। सबकी ट्रीटमेंट अलग है और सबका टाइम ऑफ प्रोग्नोसिस अलग है। अगर ग्रेड 1 की इंजरी है, माइनर सी इंजरी है, एक बंदा आता है वो 2 से 3 हफ्तों के अंदर बड़े आराम से ठीक हो सकता है और मिनिमम चीज़ों के साथ। लेकिन अगर वो इसी तरह के टोटकों में लगा रहता है और टाइम गुजारता रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंजरी जो है वो हील नहीं होगी। दैट विल शिफ्ट टू 2, 3 एंड 4। जब वो 3, 4 पे जाएगी तो सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन रहता नहीं है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की बात करूँ। बाकी आपने बताया फ्रैक्चर, तो हाँ, आरटीए के केसेस के अंदर जब पेशेंट हमारे पास आता है तो बेसिक सा डायग्नोस्टिक है कि हमने पेशेंट की कंडीशन असेस करनी है, उसके एक्सरेज वगैरह कराने हैं। अगर आपको बोन फ्रेगमेंट में या वर्टिब्रा में कहीं फ्रैक्चर है तो वो 100% सर्जरी का केस है। डॉक्टर ताहा, इस पर मज़ीद भी हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ हसन मलिक मौजूद हैं जो कि हमें वेदर के बारे में आगाह करेंगे। जी हसन। जी, मुल्तान शहर और गिरदोनवा के अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतलब सुबह सवेरे से थोड़ा सा मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी भी है, उसी के साथ ही मौसम भी तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस तरीके से आज मुल्तान शहर में सूरज की इंटेंसिटी नहीं है, धूप की इतनी शिद्दत नहीं महसूस की जा रही जिस तरीके से गुज़िश्ता कई दिनों से बरकरार थी, बल्कि आज तो सुबह सवेरे से वेदर कंडीशंस इसी तरीके से रहती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से सर्दियों की सुबह का आगाज़ होता है और जिस तरीके से सर्दियों में सूरज सुबह सवेरे निकलता है, तो आज वेदर कंडीशंस उसी तरीके से रहती हुई दिखाई दे रही हैं। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात करें तो आज शहर में हवा में नमी का तनासुब गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत कदरे कम है, जो कि 73% तक रिकॉर्ड किया गया। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कदरे बेहतर है गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत, जो कि 182 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। और पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज 8वें नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से बात की जाए और स्पेसिफिकली बारिशों के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर के एंड तक और नवंबर के स्टार्ट तक कोई बारिशों के इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे, बल्कि मौसम इसी तरीके से ड्राई रहने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अलबत्ता ये भी ज़रूर कहा जा रहा है कि क्योंकि मौसम तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है तो स्मोक की शिद्दत भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसके लिए शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत जारी की जा रही हैं। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतलब खुश्क रहेगा और सूरज इसी तरीके से दिन के औकात में अपनी आबोताब से चमकता रहेगा, बल्कि रात के और अलल सुबह के औकात में मुल्तान शहर में मौसम में नुमाया हद तक तब्दीली आती हुई दिखाई देगी। जी हसन, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया हमें वेदर के हवाले से। डॉक्टर अली, मुझे ज़रा समझाइएगा कि हम क्योंकि कमर दर्द पे आज प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग समझने की कोशिश करें तो इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर किस वक्त पेशेंट को ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि अब मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? क्योंकि कुछ हमारे यहाँ गलत प्रैक्टिस है, लेकिन प्रैक्टिस है ओवर द काउंटर पेन किलर्स लेने की, दर्द को सबसाइड करने की। देखिए, मैं इसको गलत नहीं कहता। OTC मेडिसिन अलाउड होती हैं। सिंपल बैक पेन्स के लिए आप ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, और ये हमारे लिए भी आसानी है, एक सिस्टम पे लोड भी कम होता है। और कुछ जो सिंपलर जो पेन किलर्स हैं ये पेशेंट्स ले सकते हैं। मगर हाँ, मैं ये बताऊं कि किसी का अगर बैक पेन उसको फ्रीक्वेंटली हो रहा है और उसको 1 महीने से ज़्यादा हो गया तो फिर उसको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ पीछे कोई ऐसी चीज़ है जिसको तशखीस की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपको बार बार कमर में दर्द हो रहा है। तो उसको 1 महीने से ज़्यादा हो गया या 4 हफ्ते से ज़्यादा हो गया तो फिर आप दिखाएं। फिर अगर आपका दर्द निकल के नीचे टांग में जा रहा है या गर्दन का दर्द आपका बाजू में जा रहा है और साथ में झुंझुनाहट या सनसनाहट सी हो रही है, जिसको हम नमनेस कहते हैं या सुनपन कहते हैं, अगर ऐसा या सुइयाँ चुभती हुई महसूस हो रही हैं या जलन हो रही है साथ में, तो ये साइन है कि साथ में नर्व आपकी प्रेस होना शुरू होगी, तो ये भी आप जाएं। फिर एक तीसरी जो मैंने इमरजेंसी सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि अगर सीवियर पेन और साथ में आपका पेशाब और पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो जाए या
पाँव बिल्कुल सुन्न हो जाएं और हरकत कम करना कर दें, तो फिर फौरी तौर पे फिर आपने दिखाना है। अदरवाइज़ अगर आपको सिंपल पेन किलर्स वो हैं, पेन है, तो फिर आप सिंपल एनाल्जेसिक्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ओके, 1 महीने में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगी खुदा ना खास्ता अगर कोई जो है वो वेट अगर कर ये लेता है? वाले साथ में रेड फ्लैग्स नहीं है कि दर्द निकल के रेडिएट नहीं कर रहा, बाजू में नहीं जा रहा, टांग में नहीं जा रहा, साथ में जलन नहीं है, सुनसनाहट नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, तो फिर इसका अनलाइकली है कि कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो। और ये तमाम सिर्फ स्पेसिफिक कमर दर्द के लिए है या तमाम दर्दों के लिए इसी तरह है कि खास तौर पर नेक है या किसी और तरह नेक की? पेन के लिए भी है और बैक पेन के लिए ओके भी। ओके। अच्छा डॉक्टर, अब मुझे ज़रा ये बताइएगा कि अगर हम लोग जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में आपके पास आते हैं, लोगों ने इंतखाब किस तरह करना है डॉक्टर का कि मैंने अब किस डॉक्टर के पास जाना है? बस कह रहे उनको, अब वो कहते हैं कि मुझे 1 महीने से ज़्यादा कमर दर्द शुरू हो गया है, अब वो अपने जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे या उनको अब स्पेशलाइज किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? देखें यहाँ पे मिला जुला सिस्टम है, ओके। ठीक है ना। ओपीडी में जो है हमारे अब सारे डिपार्टमेंट्स की अपनी ओपीडी होती जी। है, उनके अपने रूम्स हैं, अपने डेज हैं, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं अगर आपको इस बात का इल्म है कि मेरा मसला इस स्पेशलिटी का है। जी, वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो इल्म किस तरह होगा कि मुझे क्या मसला है, मैंने पहले किसको दिखाना है, उसके बाद वो फिर मुझे एडवाइस कर दें कि मैंने वहाँ जाना है। इसमें अगर आपको बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं है तो जी। फिर आप अपने जो जनरल प्रैक्टिशनर है उसके पास जाएंगे, वो आपको गाइड करेगा कि आपको किस डॉक्टर की ज़रूरत है। ओके या अगर आपको इस बात का इल्म है कि ये केस इस रेलिवेंट स्पेशलिटी का है तो आप उसके पास चले जाएं। कोई बात नहीं, अगर आप ये समझते हैं, मेरे पास बहुत दफ़ा ऐसे पेशेंट होते हैं जो किसी और स्पेशलिटी के होते हैं, वो मेरे पास आ जाते हैं तो हम उनको फीस रिटर्न करते हैं और उनका मुतलका डॉक्टर बता देते हैं कि आप इनको दिखाएं। आप अच्छी करते हैं कि आप फीस रिटर्न कर देते हैं, कुछ डॉक्टर्स जो है वो फीस नहीं रिटर्न करते जो उनकी कंसल्टेशन हाँ, फी होती ऐसा है। होना नहीं चाहिए जी वैसे। डॉक्टर साहब, मुझे हम लोग जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसी में ज़रा फिजियोथेरेपी को हम एक्सप्लेन करते हैं, उसकी जो सिस्टर फील्ड्स हैं उसकी तरफ हम ज़रा मूव करते हैं। एक्यूपंक्चर की हम बात कर रहे थे, इसी तरह कुछ इमोबिलाइजेशन के लिए एस्को, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एस्को स्केले मस्कुलो कोई मोबिलाइजेशन, मस्कोस्केलेटल, जी वो मोबिलाइजेशन क्या है, किस तरह की जाती है और इससे फिर फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली फिजियोथेरेपी के अंदर दोबारा मेरे लिए ज़रा वो प्रोनाउंस कर देंगे वर्ड। मस्कुलोस्केलेटल मस्कुलोस्केलेटल, जी जो थैंक कि यू, आपके थैंक यू। पट्ठों और जोड़ों से रिलेटेड इश्यूज हैं। अब इसके अंदर अगर जनरलाइज पेन है तो नॉर्मल मेडिसिन से मैनेज हो सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके जनरल प्रैक्टिशनर है उससे आपको मेडिकेशन से आपको फ़र्क नहीं आ रहा तो आप फिर फिजियो की तरफ भी जा सकते हैं। उसमें डिफरेंट तरह की स्ट्रेचिंग टेक्निक्स हैं, ओके जॉइंट मोबिलाइजेशंस हैं, उससे जो है वो पेशेंट को रिलीफ किया जा सकता है। ओके। अच्छा, अब कोई जनरल पॉपुलेशन के लिए कोई कुछ इस तरह की स्ट्रेचेस बता दें या कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेस बता दें जो वो पॉपुलेशन करे, क्योंकि हम लोग वैसे भी बहुत थके हुए होते हैं रात को, कुछ के कोएक्स के हत्थे चढ़ने के बजाय बाज़ारों चौकों में, वो हम एक क्वालिफाइड पर्सन से जो है वो हमारे नाज़रीन के लिए भी बता दें, हमारे लिए भी कुछ बता दें। जी, इस पे मैंने मुल्तान लेवल पे एक प्रोग्राम शुरू किया था, जी। 2-3 जगह मैंने अवेयरनेस भी दी जी। थी कि पोस्चर करेक्शन, जो आपका पोस्चर है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यही आपको आगे पैथोलॉजीज़ की तरफ लेकर आ सकता है। एक अगर जॉब पर्सन की बात करें जिसका डेस्क का काम है, जैसे आप हैं जी या कोई बैंकर है और उसने बैठना है सारा दिन, उसका काम है वो बैठ के काम कर रहा है, तो इसमें छोटी छोटी एर्गोनॉमिक और पोस्चरल केयर है जो अगर आप देख लें तो आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप बैठे हैं तो आपकी जो सीट की हाइट है वो जो है आपकी हाइट के हिसाब से होनी चाहिए। जब आप बैठे हैं तो आपकी गर्दन सीधी रहनी चाहिए, आपकी स्पाइन और आपकी लेग्स का जो हिप्स का एंगल है दैट शुड बी राइट एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री पे। सेम आपका जो नीज का एंगल है और एंकल का एंगल है वो भी 90 डिग्रीज पे होना चाहिए। ऐसा ना हो आपकी चेयर बहुत ऊंची है, आपके पाँव लटके हुए हैं या आप बिल्कुल स्लाउच होकर बैठे हुए हैं, आपकी टेबल हाइट लैपटॉप की बहुत ज़्यादा नीचे है। जितना आप आगे की तरफ झुकेंगे, गर्दन झुकाएंगे, स्पाइन झुकाएंगे, उसके ऊपर उतना ही लोड बढ़ता रहेगा। जितना लोड बढ़ेगा फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, लाइक 1-2 दिन में कुछ नहीं होने वाला। एक बंदा है उसकी रूटीन है, वो चल रहा है, साल इसी रूटीन में चल रहा है, तो फिर उसको इश्यूज आना शुरू हो डॉक्टर जाता ताहा, है। बहुत शुक्रिया आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपने हमें एक बड़ा एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी, किस तरह ये आपके लिए मुफीद है और क्यों जो है वो क्वालिफाइड पर्सन की हमें ज़रूरत है किसी भी चीज़ के लिए। डॉक्टर अली, आपका बहुत शुक्रिया। हमने कमर दर्द के हवाले से बात की, हमने न्यूरोसर्जरी के हवाले से बात की, हमने ये बात की कि कहाँ पर लैप्सेस हैं, वहाँ काम करने की ज़रूरत है। आपका भी जो फोकस था वो इसी बात पर था कि क्वालिफाइड पर्सन की तरफ जाना है, आपने क्वैक्स की तरफ से बचना है और आम ले मैन के जो है मशवरों से जो है वो इज्तनाब करना है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम आज का पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।